हाँ जी, गुड मॉर्निंग। गुड मॉर्निंग टू ऑल। हाँ जी, गुड मॉर्निंग। मैं शाजिया, आस्था आईएएस में आप सभी का स्वागत है। आ जाएं। गुड मॉर्निंग टू ऑल। सुप्रभात। हाँ जी, प्रिया गुड मॉर्निंग। लकी गुड मॉर्निंग। गुड मॉर्निंग सबको, गुड मॉर्निंग। स्वाति के। हाँ जी, नाजिम। यस, गुड मॉर्निंग। कैसी चल रही है आप लोगों की तैयारी 66 बीपीएससी की? हाँ जी, अब तैयारी किस दिशा में जा रही है अब आप लोगों की? कॉन्फिडेंस आ रहा है या नहीं आ रहा है? क्या है? क्या चीज है? क्या है? क्या कह रहे हैं? अच्छा, मैं लीव बहुत लेती हूँ। उसके पीछे कुछ पर्सनल कारण, बहुत नहीं लेती हूँ। एक बात बताइए, पिछले वीक में मंडे को नहीं पढ़ा है तो वो सैटरडे को एडजस्ट हुआ, ऐसा तो नहीं है। कभी कभी तो कुछ अर्जेंट काम हम लोगों को भी आ जाता है ना। हाँ, टेस्ट होगा। कभी कभी कुछ अर्जेंट काम हम लोगों को भी आ जाता है, तो इस चीज को थोड़ा सा क्या करें आप लोग। हाँ, टेस्ट होगा। नाजिम, टेस्ट होगा, संडे को होगा। टेस्ट हो जाएगा। ठीक है। गुड मॉर्निंग, गुड मॉर्निंग। अब रेगुलर रहेंगी क्लासेस। मेरे कुछ पर्सनल रीजन थे, दैट्स वाई मैं थोड़ा सा क्या थी, अवेलेबल नहीं हो पाई थी। हाँ। क्या, और उसके लिए भाई अगर आप लोगों को लग रहा है कि कंटिन्यूटी थोड़ी सी टूटी है तो सॉरी फ्रॉम माय साइड। आप सभी को लिए मैं क्षमा प्रार्थी हूँ। बट मेरे कुछ पर्सनल कारण थे जिसके कारण मैं क्या। नहीं, मैं इसलिए कह रही हूँ कि अगर ऐसा लगा आप लोगों को तो है क्या कि इसके लिए मैंने पहले ही कह दिया आप लोगों को कि कुछ अर्जेंट काम आ गया था और कुछ पर्सनल वर्क थे, दैट्स वाई। चलिए आते हैं हम लोग हिस्ट्री। उस दिन जो है हम लोगों ने हिस्ट्री में स्पेशल, शायद मैंने हड़प्पा बता दिया था आप लोगों को। ठीक है, तो आज हम लोग क्या करेंगे, सबसे पहले तो ये कि कुछ क्वेश्चन हम लोग देखेंगे आज। हाँ जी, आज आप लोगों को शिकायत का मौका नहीं मिलेगा। आज इतना अच्छे से आपको टॉपिक पढ़ा दूंगी। यस। अच्छा, दिल खुश हो जाएगा। बिल्कुल बिल्कुल। नीरज, अच्छा एक बात बताइए। भावना, हाँ जी भावना, गुड मॉर्निंग। एक बात बताइए, अब इसमें बिहार स्पेशल में अब क्या बचा है? सारी चीजें तो मैंने बता ही दी। उसमें अब क्या बचा है? तो फिर अब थोड़ा बहुत तो क्या है वो, थोड़ी बहुत तो चीजें जो रेस्ट है, थोड़ा सा आप भी खुद से भी देखते रहिए। बिहार स्पेशल की जितने मेन मेन चीजें थी वो सब मैंने बता ही दी हैं। और उसकी वजह से मैंने जो लास्ट क्लास था हम लोगों का, उसमें भी जो रेस्ट थिंग्स थी वो सब मैंने बता ही दिया। हाँ, वही मैं कह रही हूँ, उसमें कुछ नहीं बचा है। आप जबरदस्ती उसमें से कुछ मत निकालिए। पहले टेस्ट दे दीजिए। कुछ अगर कहीं पे समस्या आएगी तो फिर मैं हूँ यहाँ पे। क्लियर नहीं दिख रहा है, एक बार आप उसको रिफ्रेश करिए। चलिए, हाँ जी, आज ना टॉपिक जो है इतिहास, चूंकि क्या करना है हम लोग को, अब थोड़ा सा तेजी से क्या करना है, खत्म भी करना है और पढ़ना भी है। और आपकी जो शिकायतें हैं कि उसे भी दूर करना है। क्लियर नहीं दिख रहा है? क्या सभी को क्लियर नहीं दिख रहा है? मुझे बताइएगा। क्लियर? जूम वाले को तो दिख रहा है। ये जो लोग इस पर है, ऐप पर है, उन्हें नहीं दिख रहा है क्या? जाके बोल के आइए, वो दिख नहीं रहा है। हाँ, हाँ जी, बोलकर आ जाइए जरा। नहीं दिख रहा है। हाँ, आज जो है सिंधु सभ्यता, इंडस सिविलाइजेशन। सुनिए, आज का जो यस, अभी 2 घंटे की क्लास है। इसमें हम लोगों को क्या करना है, एटलीस्ट सिंधु और वैदिक एज दोनों हम लोगों का क्या है, हो जाना चाहिए आज। इंडस वैली सिविलाइजेशन पीटी के पर्पज से पढ़ रहे हैं। पहली बात तो ये है कि मेंस के पर्पज से हम नहीं पढ़ रहे हैं। बहुत डेप्थ में जाने की जरूरत नहीं है। जहां से क्वेश्चंस आते हैं, और बीपीएससी में पीटी के जो क्वेश्चन है, हाँ हाँ, वो करवा दूंगी मैं इस संडे को। श्योर हो जाएगा। हाँ जी, हो जाएगा आप लोगों का, इस संडे को हो जाएगा। इसके लिए परेशान नहीं होना है। इंडस वैली सिविलाइजेशन में सबसे पहली बात तो ये आती है कि देखिए, पूछा जाएगा आपका कि जैसे ईस्ट, वेस्ट, नॉर्थ और साउथ। ठीक है, तो ये हो गया आपको पूरब, ये हो गया आपको पूर्व का क्षेत्र हो गया, ये हो गया आपको पश्चिम का क्षेत्र, पश्चिम। ये, हाँ, पश्चिम हो गया। ये हो गया हमारा उत्तर, और ये हो गया हमारा दक्षिण, साउथ का। ठीक है, तो अब क्या है कि इंडस वैली सिविलाइजेशन में जो कुछ क्वेश्चंस बनते हैं, क्वेश्चन ये बनते हैं कि सिंधु सभ्यता का सबसे पूर्वी क्षेत्र कौन सा है, यानी इंडस सिविलाइजेशन का ईस्टर्न मोस्ट। अभी भी नहीं दिख रहा है क्या? हाँ जी, अब क्लियर हुआ अभी? ओके, चलिए ठीक है। तो अगर बात किया जाए ईस्टर्न मोस्ट, अगर बात किया जाए ईस्टर्न मोस्ट, ठीक है,
ईस्टर्न मोस्ट, ठीक है। ईस्टर्न मोस्ट का मतलब होता है सबसे पूर्वी, सबसे पूर्व में। सबसे पूर्व में कौन सा जगह हुआ? सिंधु सभ्यता का जो क्वेश्चंस, मैं क्या कह रही हूँ, जो क्वेश्चंस के रिगार्डिंग अगर देखा जाए तो सबसे पूर्व में कौन सा है, तो देख लीजिए, इसको थोड़ा सा क्या करना है, ध्यान रख लेना है। पूर्व में कौन सा है? आलमगीरपुर। पूर्व में कौन सा है? आलमगीरपुर। आलमगीरपुर इज द ईस्टर्न मोस्ट साइट ऑफ इंडस सिविलाइजेशन, यानी आलमगीरपुर सिंधु सभ्यता का सबसे पूर्वी जो कहते हैं क्षेत्र वो है, यानी इसके बाद आपको कोई एरिया नहीं मिलेगा इंडस सिविलाइजेशन के रिगार्डिंग। नेक्स्ट आते हैं पश्चिम में, यानी विच इज द वेस्टर्न मोस्ट साइट ऑफ इंडस सिविलाइजेशन। वेस्टर्न मोस्ट की बात करें तो सुतका गेंडोर, सुतका गेंडोर। सुतका गेंडोर, ठीक है। अब आते हैं दक्षिण में, यानी कि साउथ की अगर हम लोग बात करें कि दक्षिण में कौन सा क्षेत्र है इसका, ये पूर्व हो गया, ये पश्चिम हो गया। दक्षिण में बात करें तो दायमाबाद। दायमाबाद कहां पर है? ये महाराष्ट्र में है। ये दायमाबाद, दायमाबाद इज इन महाराष्ट्र, इज इन महाराष्ट्र, महाराष्ट्र, ठीक है। अब आते हैं हम लोग नेक्स्ट उत्तर की बात करें, यानी नॉर्दर्न मोस्ट की बात करें कि यहां पर कौन सा क्षेत्र है, तो ये है हमारा कौन सा? मांडा, मांडा। और ये है कहां पर? कश्मीर, ठीक है ना। ये कहां पर है? कश्मीर में है। तो आपके देखिए क्वेश्चंस की बात अगर करें तो क्वेश्चन जो है इन्हीं सब चीजों से आता है कि भाई सिंधु सभ्यता का सबसे पूर्वी जो साइट है वो कौन सा है? दैट इज आलमगीरपुर। सबसे पश्चिम साइट कौन सा है? दैट इज सुतका गेंडोर। सबसे उत्तर का साइट कौन सा है? वो मांडा है। और सबसे दक्षिण का है वो कहां पर है? महाराष्ट्र में है। सुतका गेंडोर की अगर बात करें तो ये कहां पड़ता है? ये अफगानिस्तान का जो क्षेत्र है वहां पर पड़ता है। ये सुतका गेंडोर की बात करें तो ये अफगानिस्तान वाला क्षेत्र है। मांडा की बात करें तो ये कश्मीर में है। आलमगीरपुर की बात अगर करें तो ये उत्तर प्रदेश में है। ये कहां पर है? ये उत्तर प्रदेश में है। ये उत्तर प्रदेश में है। कहां है? ये उत्तर प्रदेश में है, ठीक है, उत्तर प्रदेश में है। तो इसको क्या करिए, थोड़ा सा नोट डाउन कर लीजिए। इंडस सिविलाइजेशन के रिगार्डिंग हम लोग क्या कर रहे हैं? बात कर रहे हैं कि इसका सबसे पूर्वी क्षेत्र कौन है, सबसे पश्चिमी क्षेत्र कौन है। लीजिए मैं साइड हो जा रही हूँ। सबसे उत्तरी क्षेत्र कौन है और सबसे दक्षिणी क्षेत्र कौन सा है। सिंधु सभ्यता के बारे में बात कर रहे हैं हम लोग। सिंधु सभ्यता के बारे में क्या कर रहे हैं हम लोग? बात कर रहे हैं, ठीक है। जो सुतका गेंडोर है बेसिकली इसको देखा जाए तो ये कहां पर है? ये बलूचिस्तान, आप लोगों ने सुना होगा, बलोच प्रांत। ये पाकिस्तान का, जैसे पाकिस्तान का ही एक प्रोविंस है, मतलब बिल्कुल अफगानिस्तान के नियर अबाउट। जो स्वात घाटी आप लोगों ने सुना होगा, जहां की यूसुफ मलाला जई है, स्वात घाटी, वो बिल्कुल वहीं पर पड़ता है। हाँ, वहीं पर पड़ता है। इसका नाम जो है यानी कि बलूचिस्तान, जिसको बलोच प्रांत भी बोला जाता है, ठीक है। स्वात जो है वहीं पर था जहां पर वो केस आप लोगों ने सुना होगा, ठीक है। हड़प्पा के बारे में मैंने उस दिन आप लोग को बता दिया था। आज बताऊंगी मोहनजोदड़ो के बारे में। क्या करना है थोड़ा सा, क्योंकि बीपीएससी के पीटी को ध्यान में रखते हुए हमें काम करना है। ये नहीं है कि अभी इसमें क्या करना, महारथी अभी नहीं बनना, और मेंस के संबंध में यानी मेंस जैसा तैयार करने की अभी जरूरत नहीं है। इतना कर लेना है कि अगर पीटी में क्वेश्चन है तो हमारे क्वेश्चन ना छूटे, ठीक है। चलिए इसमें हम आते हैं कि अगर यहाँ पे क्वेश्चन बना। अब नेक्स्ट आते हैं हम लोग, ये पूर्व यानी जो इसके साइट्स जो अंतिम है, उसका मतलब ये होता है कि इसके बाद कोई साइट नहीं मिले हैं। अब आते हैं हम लोग यहाँ पर मोहनजोदड़ो, इसको मोहनजोदाड़ो भी बोलते हैं, ठीक है। और इसके बारे में बात करें तो इसकी जो विशेषता है वो क्या करिए, फटाफट लिखते चलिए। खोज किसने की थी ये सब क्या है मैं बता दे रही हूँ। हाँ, मोहनजोदाड़ो की विशेषता के बारे में अगर हम लोग बात करें तो 1922 में हम लोग क्या देखते हैं, इसकी खोज हुई थी राखलदास बनर्जी के द्वारा। सबसे पहले तो क्या है कि 1922 में इस साइट को ढूंढा कब गया था, 1922 में। किसके द्वारा ढूंढा गया था? राखलदास बनर्जी के द्वारा। राखलदास बनर्जी के द्वारा, राखलदास बनर्जी के द्वारा।
ठीक है, अब बात करें इसके मोहनजोदाड़ो के बारे में। कहा जाता है जो इसका मतलब है, इसका जो मतलब भी है मोहनजोदाड़ो का, क्या, मुर्दों का टीला। ठीक है ना, मुर्दों का टीला मोहनजोदाड़ो जो है। अब बात करें कि ये है कहाँ पर, ये पाकिस्तान के ही लरकाना जिले में पड़ता है। ये कौन सा जगह है मोहनजोदड़ो, और कौन सी नदी के तट पर है, ये सिंधु नदी के दाएं तट पर है। स्थिति इसकी कहाँ पर है, लोकेशन, अगर हम बात करें कि इसकी लोकेशन कहाँ है, लोकेशन, तो ये कहां पर है, ये पाकिस्तान के, यह पाकिस्तान के, एक मिनट, पेन को ज्यादा ही पतला हो गया इसमें, हाँ, यह पाकिस्तान के लरकाना जिला, लरकाना जिला, लरकाना जिला में सिंधु नदी में, सिंधु नदी के, यानी इंडस रिवर जो है उसके ही हम लोग क्या देखते हैं वहां पर, यानी इंडस रिवर के, हाँ, इंडस रिवर के, अगर आपका क्वेश्चन आएगा कि इंडस रिवर पर कौन सा ऐसा साइट है सिंधु सभ्यता से संबंधित, तो हम लोग क्या देखते हैं, ये सिंधु नदी के दाएं तट पर है, ये के दाएं तट पर है, दाएं तट पर स्थित है। ठीक है, अगर पूछा जाए यानी ऑन द बैंक ऑफ इंडस रिवर, इसके लोकेशन की बात करें तो हम कहां देख रहे हैं, ऑन द बैंक ऑफ, ऑन द बैंक ऑफ इंडस रिवर। ठीक है, इंडस रिवर यानी जो सिंधु नदी है उसके किनारे कौन सा है, ये आपको मोहनजोदाड़ो जो है ये यहाँ पर क्या है, अवस्थित है। ये हो गया आपका बेसिक्स, यानी कि मोहनजोदड़ो के कंटेक्स्ट में ये आपका क्या है, ये बेसिक्स हो गया। अब बात करें इसको कि इसको क्या, इसको इसका मतलब क्या होता है, ये जो नाम है इसका मतलब क्या है, इसका नाम, इसका मतलब होता है मृतकों का टीला, या फिर इसको मुर्दों का टीला भी कहा जाता है, मुर्दों का टीला, है ना। माउंड ऑफ डेथ भी इसको कहते हैं, माउंड ऑफ डेथ। ठीक है ना, यानी जो मरे हुए लोग होते हैं उनका क्या है, टीला है। तो उस टाइम पीरियड पर ध्यान रखिएगा, क्या था, दफनाने की प्रक्रिया चला करती थी। दैट्स वाई हम लोग क्या देखते हैं कि जो स्पेशली मोहनजोदाड़ो है उसे क्या कहा जा रहा है कि ये मुर्दों का टीला हुआ करता था। ये क्या था, मुर्दों का टीला हुआ करता था। उसके अलावा अगर बात कहें कि इसके जो अन्य नाम है, अन्य नाम में क्या है, तो इसको कहा जाता है सिंधु का रेगिस्तान भी इसे कहा जाता है, या स्तूपों का शहर कहा जाता है। इस शहर को, यानी ये जो सिटी थी, इसे स्तूपों, यानी काफी क्या होता है, टीला टाइप बन गया है, टीला इन द सेंस ऐसा, इस टाइप से है, तो इसे स्तूपों का शहर भी कहा जाता है, स्तूपों का शहर कहा जाता है। इट मीन्स कि ये क्या है, जो सिटी ऑफ स्तूपास के नाम से भी ये जाना जाता है। ठीक है ना, और इसके अलावा एक नाम इसका और भी है, सिंध का बाग, यानी कि गार्डन ऑफ सिंध भी इसको कहते हैं। इतनी इसकी आवश्यकता नहीं है, बस समझ लीजिएगा कि इसे गार्डन ऑफ सिंध भी कहा जाता है। अब बात करें इसमें कि यहाँ की क्या क्या स्पेशलिटी है जो यहाँ पर पाई गई है, तो यहाँ पर देखिए सबसे ज्यादा चांदी के समान जो है ना, यानी कि सिल्वर से संबंधित जो चीजें हैं वो कहाँ पर पाई गई हैं, यहीं पर पाई गई हैं। यहाँ सबसे अधिक चांदी से संबंधित सामान, या चांदी से संबंधित, चांदी की वस्तुएं, संबंधित भी नहीं, चांदी की वस्तुएं पाई गई हैं। इट मीन्स सिल्वर जो होता है ना, सिल्वर के जो ज्यादातर जो गुड्स हैं वो यहाँ पर मिले हैं, किसमें, मोहनजोदाड़ो में। तो इसका मतलब ये है कि जो सिंधु सभ्यता के लोग थे उन्हें चांदी जो है, यानी कि मेटल्स में अन्य मेटल्स की भी जानकारी थी। जैसे अगर हम बात करें कि इनके पास इन्हें कांसे की जानकारी थी, इन्हें कॉपर की जानकारी थी, तो साथ के साथ क्या देखते हैं कि इस टाइम पर चांदी के काफी सारे सामान मिले हैं, तो इसकी भी जानकारी इन्हें थी अच्छी खासी। इसकी भी जानकारी क्या थी, इनके पास है। ठीक है, और पूरे सिंधु सभ्यता में सबसे ज्यादा जो भारी बटखरा होता है वो यहीं पर पाया गया है। पूरे सिंधु सभ्यता में सबसे भारी बटखरा जो होता है वो यहीं पर पाया गया है, यहीं पर पाया गया है।
पर पाया गया है। और उसके बाद अगर बात करें, यानी ये जो मोहनजोदाड़ो है, इसके बारे में अगर हम लोग बात करें तो हम क्या देखते हैं कि यहाँ की जो एक सबसे यूनिक कैरेक्टरिस्टिक जो है वो है स्नानागार। वो क्या है, जो यहाँ की जो एक सबसे जो इसको यूनिक फीचर जिसको कह लें हम लोग, विशेषता, या फिर हम इसे ये कह सकते हैं व्हाट इज द यूनिक फीचर्स। यूनिक फीचर्स की बात करें तो यहाँ पर हम क्या देखते हैं, स्नानागार। स्नानागार ये क्या है, यहाँ का यूनिक फीचर्स है, यानी ये चीजें कहीं पे और नहीं मिली है, स्नानागार। इसको ग्रेट बाथ भी बोलते हैं, इसको ग्रेट बाथ भी बोलते हैं। अब देखिए था क्या, ये हो गया इस तरह से, तो इसमें क्या है, स्टेयर्स बने हुए हैं, यहाँ पर भी कुछ स्टेयर्स हैं, यहाँ पर भी कुछ स्टेयर्स हैं, और यहाँ पे भी कुछ स्टेयर्स हैं। यहाँ बगल में क्या होते थे, वेल यानी कुएं हुआ करते थे, और यहाँ से क्या है, यहाँ से पानी निकाल के यहाँ पर लोग आकर के क्या करते थे, नहाने की व्यवस्था की गई थी। इसके नीचे का जो कोटिंग है, यानी ये जो स्नानागार है, इसका जो कोटिंग अगर हम लोग बात करें कि इसकी कोटिंग किससे की गई है, तो कोटिंग की बात करें तो बिटुमिनस और जिप्सम का इसमें क्या हुआ है, इस्तेमाल हुआ है। बिटुमिनस और जिप्सम का इस्तेमाल हुआ है। इस्तेमाल इन द सेंस प्रयोग ही हुआ है, छोड़िए से, हाँ, बिटुमिनस क्या गया, बिटुमिनस का प्रयोग हुआ है, का प्रयोग हुआ है। ठीक है, तो हम क्या देख रहे हैं कि अगर पूछा जाए कि बिटुमिनस और जिप्सम से संबंधित कौन सा जगह यहाँ पर देखा गया बनते हुए, तो वो था स्नानागार, ताकि लीकेज नहीं हो। लीकेज इन द सेंस कि जो पानी वहां पर जा रहा है उससे दलदल वाला क्षेत्र, भूमि तैयार ना हो जाए, क्योंकि वहां लोग क्या कर रहे हैं, नहाते हैं। तो इसके बारे में कहा जाता है, जिस तरह से शाही स्नान होता है जहां पर एक साथ कई सारे लोग इकट्ठे होकर के नहाया करते हैं, तो कोई ना कोई स्पेशल ओकेजन हुआ करता होगा जिसके कारण ये स्नानागार बनाया गया था। तो ऐसी मान्यता है, ऐसी मान्यता है कि किसी विशेष प्रयोजन पर यहाँ के सभी लोग मिलकर एक साथ नहाया करते थे या स्नान करते थे। ऐसी मान्यता है कि किसी विशेष प्रयोजन पर, यानी कोई स्पेशल, ऑन स्पेशल ओकेजन, वहां पर कहते हैं ये लोग गेट टुगेदर होते होंगे, एक साथ इकट्ठे होते होंगे, विशेष प्रयोजन पर ये लोग सामूहिक स्नान किया करते थे, सामूहिक स्नान किया करते थे। ठीक है, स्नान किया करते थे। इसका मतलब ये हो गया कि कोई ना कोई उस टाइम पे क्या होता था, कोई ओकेजन हुआ करता था जिससे क्या करते थे ये लोग यहाँ पर साथ में इकट्ठे होकर के यहाँ पर जो है स्नान करते थे। ठीक है ना, साथ में इकट्ठे होकर के ये लोग क्या करते थे, यहाँ पे स्नान किया करते थे। इसका कारण ही ये है, इसका कारण ही क्या है, ये है उसके अलावा अगर हम लोग बात करें तो यहाँ पर हम लोग क्या देखते हैं, मल्टी स्टोरेज जो बिल्डिंग्स होते हैं उसके भी एविडेंसेस मिले हैं, यानी कि मल्टी स्टोरेज बिल्डिंग, मल्टी स्टोरेज बिल्डिंग। इसका मतलब ये है बहुमंजिला इमारतें यहाँ पर मिली हैं, बहुमंजिला इमारतें यहाँ पर मिली हैं। इसका ये हुआ कि ये जैसे मान लीजिए सिंधु सभ्यता में कोई घर हुआ, ठीक है, तो ये जो है इसके ऊपर भी हम लोग घर देखते हैं, इसके ऊपर भी बनाया गया है, तो लेकिन है तो सब, लेकिन मिट्टी, ये ऐसा नहीं है कि सीमेंट का यूज हो रहा है, लेकिन इस टेक्निक से जब इनके पास ये जानकारी है तो इसका मतलब ये है कि ये क्या कर सकते हैं, ये भी निर्माण, इसका भी निर्माण कर सकते हैं। तो बहुमंजिला इमारतें के एविडेंसेस भी हम लोग यहाँ पर देखते हैं। ठीक है, ठीक है। उसके अलावा बात करें जो बुने हुए कपड़े होते हैं, वीविंग क्लोथ्स जिसको कहा जाता है, उसके एविडेंसेस भी हम लोग यहाँ पर देखते हैं। बुने हुए कपड़े, सोचिए कब की बात है और कब से के साक्ष्य मिलते हैं यहाँ पर, के साक्ष्य मिलते हैं। मोहनजोदाड़ो की बात करें तो हम लोग क्या देख रहे हैं, यहाँ पर एक जिस तरह से अन्नागार जो हम लोगों ने देखा था, वैसे यहाँ क्या है, स्पेशल कैरेक्टरिस्टिक्स जो दिख रहा है वो है यहाँ का स्पेशल जो कैरेक्टरिस्टिक है वो क्या है यहाँ पे, वो है आपको स्नानागार, ग्रेट बाथ जिसको बोलते हैं, जहां पर सभी लोग इकट्ठे होकर के सामूहिक स्नान किया करते थे।
और ऐसी मान्यता है कि वो कोई स्पेशल ओकेजन हुआ करता था, ठीक है। और आपका क्वेश्चन एक ये आता है कि डांसिंग गर्ल यानी कांसे की नर्तकी जो है वो कहां से पाई गई है। आ जाइए यहाँ पे, डांसिंग गर्ल, डांसिंग गर्ल यानी कांसे की नर्तकी, कांसे की नर्तकी, नर्तकी की प्राप्ति यहां से हुई है। ये देखिए सिंधु में आपसे मैं बता दे रही हूँ, अगर आप सोच रहे हैं कि किसी कहानी पता चलेगी, बिल्कुल नहीं। सामान जो है उसके बारे में बात किया जाता है, क्योंकि ये क्या है, दुनिया की सबसे पुरानी सभ्यताओं में से एक है। हाँ, दुनिया की सबसे पुरानी सभ्यताओं में से एक है। और एक जगह एक है कि पशुपति से संबंधित मुहर जो है वो कहाँ पर मिला है, इंडस सिविलाइजेशन में, तो वो भी यहाँ पर मिला है। यानी आते हैं इस पर, नेक्स्ट पेज पे, पशुपति की मुहर, की मुहर, ठीक है ना, मुहर जो है सील्स है ना, मुहर हम देखते हैं। उसके अलावा बात करें हम लोग कि यहाँ पर यानी मोहनजोदाड़ो में और क्या क्या चीजें यहाँ पर पाई गई हैं, और क्या क्या चीजें यहाँ पर पाई गई हैं। इसमें अगर हम लोग देखें यहाँ पर तो बहुत सारे ऐसी मुहरें हैं जिसमें क्या अलग अलग आकृतियां हम लोग देखते हैं। जो सील्स जो हैं, सील्स पर हम लोग क्या देख रहे हैं, डिफरेंट डिफरेंट आकृतियां या विभिन्न आकृतियां हमें दिखाई देती हैं, विभिन्न आकृतियां दिखाई देती हैं। इसके अतिरिक्त अगर बात करें कि जो सिंधु सभ्यता की जो लिपि थी, इनकी जो लिपि थी वो लिपि क्या थी, इनकी स्क्रिप्ट क्या थी, तो इनकी स्क्रिप्ट हम लोग क्या कह रहे हैं, पिक्टोग्राफिक है। क्या है, पिक्टोग्राफिक। पिक्टोग्राफिक का मतलब होता है चित्रात्मक लिपि थी इनकी, चित्रात्मक लिपि थी। यानी ये जो भी लिखते थे, जैसे मान लीजिए सपोज दैट ये रहा, इस पे इन्होंने क्या किया, कोई भी चित्र इस तरीके से बना दिया, ठीक है, कोई भी चित्र बनाया। अब ये चित्र जो है क्या इसका मतलब है ये हमें भी नहीं पता, ये वही जानते थे जो सिंधु के लोग थे। तो चित्रात्मक का मतलब होता है पिक्टोग्राफिक। आपको बता दूं आज भी दुनिया में कुछ ऐसी जगह है जहां पर पिक्टोग्राफिक जो लिपि होती है उसका इस्तेमाल होता है। फॉर एग्जाम्पल जापान के कंटेक्स्ट में बात करेंगे तो जापानीज लैंग्वेज बहुत टफ होता है, चाइनीज भी आप देखेंगे तो बहुत टफ होता है, पर जापानीज लैंग्वेज वो भी क्या है, पिक्टोग्राफिक होते हैं, ठीक है। इसके लिए अलग से ट्रेनिंग लेनी पड़ती है, इनके लिए अलग से ट्रेनिंग लेनी पड़ती है। तो ये सब चीजें जो है हम क्या देखते हैं कि यहाँ पर मोहनजोदाड़ो में हमें ये सब चीजें मिलती हैं। बहुत ज्यादा इस पर मैंने क्या कहा कि भी उनको हम लोगों को रिसर्च नहीं करना है, बस ध्यान रखना है, क्योंकि इससे जो क्वेश्चन बनता है वो ये है कि वृहद स्नानागार कहाँ पर मिले थे, कांसे की नर्तकी कहाँ पर मिली थी, ये सब क्वेश्चन इससे संबंधित आते हैं। खोज किसने की थी, कौन से नदी के तट पर है, ये है इसके इंपॉर्टेंट सेक्शन जो आपको क्या करने ध्यान में रखना है, ठीक है। अब नेक्स्ट इसमें हम लोग अब आते हैं, चीजें तो बहुत मिली हैं लेकिन वो चीजें आपके संबंध में यानी आपके एग्जाम के संबंध में वो बहुत ज्यादा इंपॉर्टेंट नहीं है, ठीक है। यहाँ गोल्ड से संबंधित चीजें भी मिली हैं, यहाँ बहुत सारे कुएं मिले हैं। यानी अगर बात की जाए कि सबसे ज्यादा वेल्स जो हैं वो कहाँ पर मिले हैं, वो मोहनजोदाड़ो में ही मिले हैं। उसके अलावा अगर हम लोग बात करें तो यहाँ पर हम लोग क्या देखते हैं कि वाटर जो जिसको कहते हैं कोटिंग की बात करते हैं, वो भी हम लोग यहाँ पर देखते हैं। वाटर प्रूफिंग जिसको कहते हैं ना कि पानी से बचाने के लिए, तो वाटर प्रूफिंग का भी पहला एविडेंस हमें मोहनजोदाड़ो में मिल रहा है। बट आपको एक बात बताऊं, इस ये आपके एग्जाम के लिए बहुत ज्यादा रेलेवेंट नहीं है, उतना ज्यादा डीप में अभी नहीं जाना है, ठीक है। क्या करता था, अरे जो ऑक्सफोर्ड सर्कल बोल रहे हैं आप, ऑक्सफोर्ड सर्कल, हाँ जी। जैसे टी पॉइंट होता है, आप लोग सुनते होंगे किस तरह से रोड जा रहा है, ठीक है ना, तो टी पॉइंट पे जा करके सभी रोड यहाँ पर आकर के मिलती हो, ठीक है, इस तरह से, क्लियर है। तो यही कहलाता था क्या, ऑक्सफोर्ड सर्कल। और ये सिर्फ यहाँ नहीं, ये हड़प्पा की कुछ और जगहों पे ये हम लोगों को सिस्टम दिखाई देता है, क्लियर हुआ, ये इसको कहते हैं ऑक्सफोर्ड सर्कल, इसे क्या कहा जाता है, ऑक्सफोर्ड सर्कल, है ना। ऑक्सफोर्ड सर्कल जो है इसे ही कहा जाता है कि जो भी रास्ता जो है वो क्या होता है, एक जगह पर जाकर के मिल रहा हो, तो इसे कहते थे ऑक्सफोर्ड सर्कल, जो कि हम देखते हैं इंडस सिविलाइजेशन के कई अन्य जगहों पर हमें ये दिखाई देता है, ठीक है।
और उसके अलावा बात करें कि शवाधान जो होता है, यानी चूंकि इसका ऑलरेडी क्या कहा जा रहा है, मुर्दों का टीला कहा जा रहा है, तो इसका मतलब है कि बड़ी संख्या में क्या किया गया है, यहाँ पर मुर्दों को दफनाया गया है। दफनाने की प्रवृत्ति हम लोग देखते हैं सबसे ज्यादा मोहनजोदाड़ो में। चलिए फिर आगे आते हैं इसमें। ये कुछ ऐसे इसके एविडेंसेस हैं। नेक्स्ट आ जाइए कालीबंगा। कालीबंगा, कालीबंगा के बारे में बात करें, हाँ कालीबंगा के बारे में अगर बात करें तो इसकी अवस्थिति जो है वो कहां पर है, हाँ इसकी अवस्थिति कहां पर है, तो ये है आपको राजस्थान के, राजस्थान के हनुमान गढ़ में है। ये हनुमान गढ़ में है। अब बात करें इसकी खोज किसने की थी, यानी कालीबंगा जो है इसकी खोज किसने की थी, किसके प्रयास से ये इसे खोजा गया था कालीबंगा को, तो ये 1953 में 1953 में इसका क्या हुआ था, इसकी खोज हुई थी। किसने किया था, अमलानंद घोष ने, जिसको ए घोष भी बोलते हैं इन्हें, अमलानंद घोष ने इसकी खोज की थी। अमलानंद घोष, ठीक है, इन्होंने क्या की थी, इसकी खोज की थी। कालीबंगा का मतलब ही होता है क्या, ब्लैक बैंगल्स, काली चूड़ियां, ठीक है ना, ब्लैक बैंगल्स यानी काली चूड़ियां के नाम से इसका जो मतलब है कालीबंगा का, इसका मतलब ही क्या होता है, हनुमानगढ़ में है ये। और नेक्स्ट अगर बात करें कि ये जो था, अगर एंशियंट रिवर के बारे में बात करें कि कौन सी नदी के तट पर ये अवस्थित था, तो ऐसा माना जाता है कि यह सरस्वती नदी के तट पर था। यह सरस्वती प्राचीन नदी थी, यह सरस्वती नदी के तट पर था, के तट पर अवस्थित था। क्या कहते हैं, क्या कहते हैं, घग्घर। ये देखिए इसके बारे में ये है कि हनुमानगढ़ में जो कालीबंगा है, हाँ हाँ, लेकिन ये जो पुराना, जैसे सरस्वती नदी के बारे में क्या कहा जाता है कि ये नदी लुप्त हो चुकी है, कहीं मतलब गुम हो चुकी है। इनफैक्ट अभी पिछले साल की बात है कि बहुत सारे ऐसे जो आर्कियोलॉजिस्ट थे जिन्होंने रिसर्च किया, तो पता चला हरियाणा में, यानी हरियाणा के अंदर में क्या है, यहाँ पर एक नदी बह रही थी। तो इन लोगों ने जो गेस किया, जो अंदाजा निकला वो ये था कि ये सरस्वती ही नदी होगी, ठीक है ना, ये कौन सी नदी होगी, सरस्वती नदी होगी। तो इसके बारे में ये है कि ये नदी, इसका कहाँ से कहाँ इसका ओरिजिन था और कहाँ ये गई है, ये बहुत ज्यादा पता नहीं चल पाता है। बट एक अनुमान है कि यह सरस्वती नदी के ही तट पर क्या है, प्राचीन नदी जो है वो उसके तट पर ही ये क्या थी, स्थित थी। और इसके बारे में जो कुछ जो इंटेलेक्चुअल्स हैं, इनका मानना है कि ये इंडस सिविलाइजेशन का थर्ड जो है कैपिटल हुआ करता था। जैसे पहला साइट तो आपको हड़प्पा हो गया, दूसरा साइट मोहनजोदाड़ो हो गया, और थर्ड साइट कौन सा हो गया आपको, कालीबंगा। तो माना जाता है कि ये जो साइट था, यह चूड़ी, यानी यह हड़प्पा सभ्यता का, यह हड़प्पा सभ्यता का चूड़ी बनाने का केंद्र हुआ करता था। का अगर कालीबंगा है तो इसका मतलब क्या है, चूड़ी बनाने का केंद्र हुआ करता था। का केंद्र हुआ करता था। इट मीन्स कि यहाँ पर हम लोग क्या देखते हैं, जो बैंगल्स हैं, तो बैंगल्स मैन्युफैक्चरिंग का क्या था, ये बेसिकली हब था। इट मीन्स कि बैंगल्स मैन्युफैक्चर वाज, हाँ ये कहाँ पर हुआ करता था, इट वाज, कह सकते हैं कि ये जो काम था, यानी ये जो वर्क था बैंगल बनाने का, वो कालीबंगा में हुआ करता था। चूड़ी बनाने का केंद्र था, इसीलिए इसका नाम क्या पड़ा था, कालीबंगा पड़ा था। और इस जगह की एक विशेषता आपको बता दूं, इसकी जो कैरेक्टरिस्टिक है, यानी कि स्पेशल कैरेक्टरिस्टिक की बात करें, विशेषता, तो यहाँ पर हम देखते हैं प्राक सभ्यता का भी, प्राक सैंधव सभ्यता का भी यहाँ से साक्ष्य मिलता है। अब प्राक सैंधव सभ्यता क्या होता है भाई, तो प्राक सैंधव सभ्यता का मतलब ये होता है कि जब ह्यूमन का आरंभिक काल चल रहा था, यानी जो स्टार्टिंग इनिशियल स्टेज था, जैसे हम लोग जानते हैं कि आपको
मध्य पूरा पाषाण हो गया, मध्य पाषाण हो गया और नौ पाषाण हुआ। तो वो जो फेज था ना उसको कहा जाता है प्राक इंडस सिविलाइजेशन या प्राक सैंधव सभ्यता या प्री इंडस सिविलाइजेशन उसको हम लोग कह सकते हैं। दैट वाज द टाइम पीरियड ऑफ प्री इंडस सिविलाइजेशन, या फिर उसको हम लोग नियोलिथिक टाइम पीरियड भी कह सकते हैं। तो उस टाइम पीरियड के हमें यहाँ पर एविडेंसेस मिलते हैं। ठीक है, तो यहाँ पर हम लोग क्या देखते हैं, प्राक यानी इन द सेंस की जो सैंधव सभ्यता से पहले की भी यहाँ पर हमें साक्ष्य मिलते हैं। यहाँ प्राक सैंधव सभ्यता, प्राक सैंधव सभ्यता के साक्ष्य मिलते हैं, के साक्ष्य मिलते हैं। यानी इसके बारे में बात करें तो जो प्री इंडस सिविलाइजेशन जो है, या फिर इसको हम लोग ये भी कह सकते हैं नियोलिथिक टाइम पीरियड, हम लोग उसको कह सकते हैं नियोलिथिक टाइम पीरियड, टाइम पीरियड एविडेंसेस, एविडेंसेस, या फिर इसे हम लोग ये कह सकते हैं कि हम लोग यहाँ पर क्या देख रहे हैं, प्री यानी प्री इंडस सिविलाइजेशन, प्री इंडस सिविलाइजेशन, सिविलाइजेशन साइट्स जो है ये यहाँ पर क्या है पाए गए हैं। ये कालीबंगा का क्या है एक बहुत ही इंपॉर्टेंट फीचर्स है। ये क्या है काफी चलिए ये हो गया। उसके बाद अगर हम लोग बात करें कि ये कालीबंगा में ये सारी चीजें मिलती हैं, नेक्स्ट अगर हम लोग बात करें यहाँ पर कि जुते हुए खेत जो हैं उसके एविडेंसेस हमें यहाँ पर मिलते हैं। खेत के प्रमाण, प्रमाण यहाँ मिलते हैं, यहाँ मिलते हैं। प्लेइंग फील्ड इसको बोलते हैं, है ना, जिसमें क्या किया गया हो, खेती किया हो प्रॉपर उसको उस वे में, तो इसके एविडेंसेस हमें मिलते हैं। और अगर देखें हम लोग इस तरह से, जैसे है ना ये जिगजैग स्टाइल में हम लोग क्या देख रहे हैं, यहाँ पर खेती होती है। किस टाइप का था, जिगजैग। जिगजैग का मतलब होता है इस तरह से, ठीक है, रुक जाइए ये थोड़ा सा गड़बड़ बन गया। जिगजैग का मतलब होता है इस प्रकार से, किस प्रकार से, ये इस प्रकार से, इसको कहा जाता है जिगजैग। तो यहाँ पर क्या है, जिगजैग स्टाइल में हम लोग क्या देखते हैं, खेती के यहाँ पर प्रमाण मिलते हैं। कालीबंगा में खेती के यहाँ पर हम लोग क्या देखते हैं, प्रमाण मिलते हैं। और उसके अलावा जो पक्की सड़कों के जो एविडेंसेस हैं वो कहाँ पर मिलते हैं, यहीं पर मिलते हैं। यहाँ से पक्की सड़कों के प्रमाण मिले हैं, यहाँ से पक्की सड़कों के प्रमाण मिले हैं, के प्रमाण मिले हैं। ठीक है ना, पक्की सड़क का मतलब ये हो जाता है कि कच्ची सड़क नहीं है, यहाँ पर जो है उसको क्या किया गया प्रॉपर। हाँ, वो आप लोग ऑलरेडी जो भी लोग बिहार में वो जानते होंगे कि कच्ची सड़क किसको कहते हैं, पक्की सड़क किसको कहते हैं, है ना। एक और होता है जिसको कुछ कहा जाता है एक सड़क जिसपे जो सीमेंटेड बना दिया जाता है कई बार रोड को, उसको क्या बोलते हैं, स्पेशल टर्मिनोलॉजी मुझे ध्यान नहीं आ रहा है। हाँ, तो उस तरीके के जो सड़क है वो भी हम लोग क्या देखते हैं यहाँ से, यानी स्पेशली पक्की सड़क के हमें यहाँ पे क्या देखते हैं, एविडेंसेस मिलते हैं। ठीक है, पक्की सड़क यहाँ पे दिखाई देता है। और उसके बाद अगर बात करें तो यहाँ पर यज्ञ वेदियां जो हैं वो मिली हैं, जिससे पता चलता है कि लोग क्या थे, पूजा वगैरह करते थे। यज्ञ वेदी, यज्ञ वेदी के प्रमाण मिले हैं, यहाँ पर के प्रमाण मिले हैं, जिससे इससे अंदाजा क्या लगता है कि यहाँ के लोग क्या करते थे, हवन वगैरह किया करते होंगे, हवन किया करते होंगे। यज्ञ वेदी का मतलब ही हो गया क्या है कि यहाँ पर ये लोग क्या करते होंगे, जो हवन है वो किया करते होंगे। पीसीसी सड़क, हाँ 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 बिल्कुल सही कहा, सही कहा, ये नाम मैं भूल गई थी इसको। पीसीसी जो सीमेंटेड रोड, जो स्पेशली जो बिहार में जो आप देखिएगा कि जो स्पेशली मोहल्ला या कॉलोनी होता है वहां के जो रोड होते हैं उसको पीसीसी बनाया जाता है। हाँ, उसको क्या किया जाता है, पीसीसी सड़क बनाया जाता है। और यहाँ पर बात करें एक युग्म, युग्म शवाधान,
शवाधान मिले हैं। युग्म का मतलब होता है कि एक साथ, युग्म का क्या मतलब होता है, एक साथ। शवाधान का मतलब होता है यानी एक साथ, जैसे मान लीजिए ये कब्र हो गया, ठीक है, यहाँ पे क्या किया गया, इसमें दो मुर्दों को एक साथ दफना दिया गया, तो इसे ही कहा जाएगा युग्म, ठीक है। जहां पर दो जो डेड बॉडी है उसको एक साथ दफना दिया जाए तो उसको कहा जाएगा युग्म। और यहाँ पर हम लोग क्या देखते हैं, अगर बात किया जाए कि सबसे पुराना यानी भूकंप के एविडेंसेस भी हमें यहाँ मिलते हैं। कालीबंगा में हम लोग क्या देखते हैं, यहाँ से भूकंप के साक्ष्य भी मिले हैं, यहाँ से भूकंप के प्रमाण मिलते हैं, भूकंप के प्रमाण मिलते हैं कालीबंगा में। क्या भूकंप इन द सेंस कि ऐसा माना जाता है कि यहाँ पर भूकंप आया होगा। जो भी हमारे जो आर्कियोलॉजिस्ट हैं उन लोगों ने जो सर्च किया तो उसे पता चलता है कि कालीबंगा में भूकंप आया था, यानी इंडस सिविलाइजेशन का ये ऐसा साइट है जहां पर पहली बार हम लोग क्या देखते हैं, अर्थक्वेक का एविडेंस हमें पाया जाता है या मिलता है यहाँ पे, ठीक है। भाई अगर एक बात बताइए, प्राकृतिक घटनाएं ऐसा तो है नहीं कि अभी हुआ करती हैं। जैसा आप जानते हैं, अगर आप लोग ज्योग्राफी पढ़ते हैं तो टेक्टोनिक थ्योरी जो है पढ़ा ही होगा आप लोगों ने। प्लेट विवर्तनिकी थ्योरी भी आपने पढ़ा होगा कि जो स्पेशली जो पृथ्वी का जो बनावट है वो क्या होता है, वो सरकता है, वो इस तरह से क्या होता है, एडजस्ट करता है। तो उसी दौरान क्या होता है, जो हलचल मचती है जिससे क्या हुआ, अलग अलग क्षेत्र का निर्माण हुआ। तो भूकंप तो पहले से चला आ रहा है ना। हाँ जी, पढ़ा है ना आप लोगों ने। प्लेट विवर्तनिकी जो थ्योरी है वो है क्या, वो यही तो है कि प्लेटें जो हैं वो एडजस्ट होती हैं, अलग अलग होती हैं, और उसी दौरान क्या हुआ था, हम लोग देखते हैं कि अलग अलग पृथ्वी का जो जो अलग अलग सेक्शंस हैं वो क्या हुए थे, उसी टाइम पे बने थे। इनफैक्ट आज भी इसमें क्या होता रहता है, हलचल होती रहती है, ठीक है। और यहाँ पर बात करें, यहाँ का एक और स्पेशल कैरेक्टरिस्टिक्स बता दूं, यहाँ पर अलंकृत ईंटें। अलंकृत ईंटें का मतलब ये हुआ कि इसको कहा जाएगा डिजाइनर ब्रिक्स, इसको आप कह सकते हैं डिजाइनर ब्रिक्स। अलंकृत ईंटों का मतलब क्या होता है, डिजाइनर ब्रिक्स, यानी उसको क्या किया गया है, काफी सजाया गया है। तो इस तरह के जो ईंटें हैं ये हमें यहाँ पर दिखाई देते हैं, ये हमें यहाँ पर दिखाई देते हैं। और उसके बाद बता देती हूँ, यहाँ पर ना शल्य चिकित्सा समझते हैं आप लोग। हाँ जी, शल्य चिकित्सा समझते हैं किसको कहा जाता है, शल्य चिकित्सा। व्हाट डू यू मीन बाय शल्य चिकित्सा, शल्य चिकित्सा किसको बोला जाता है। हाँ जी, क्या हुआ, क्या सोचने लग गया। शल्य चिकित्सा किसे कहा जाता है, हड्डी का, हाँ ठीक है, मनीला ने बिल्कुल सही बताया कि हड्डी का जो इलाज होता है उसको कहा जाता है क्या, शल्य चिकित्सा। हाँ, उसको क्या कहा जाता है, शल्य चिकित्सा। उसे क्या कहा जाता है, शल्य चिकित्सा। तो ऐसा माना जाता है कि सबसे पहले यहाँ पर एक बालक का क्या मिला है, खोपड़ी मिला है, बोन्स कह रहे हैं, है ना, बोन्स कह रहे हैं। यहाँ पर हम लोग क्या देखते हैं, एक बच्चे की खोपड़ी मिली थी जिसमें क्या है, उसमें छेद वगैरह देखे गए। तो इससे एक अंदाजा लगाया गया कि उस टाइम पे यहाँ के लोग क्या थे, शल्य चिकित्सा से रूबरू हो चुके थे। हाँ, शल्य चिकित्सा से क्या हो चुके थे, रूबरू हो चुके थे, या इन्हें इसके बारे में नॉलेज था। भाई देखिए, इतना ज्यादा क्या है, वो ऑलरेडी क्या था, काफी पुराना सिविलाइजेशन है, और हर चीज यहाँ पर दिख रहा है, घर बनने से लेके धातु के नॉलेज से लेके सारी चीजें। तो ऑब्वियस सी बात है कि ये सब चीजें भी हम लोग क्या देखते हैं, यहाँ पे आराम से देखे जा सकते हैं। हाँ, ऑब्वियस सी बात, हम लोग क्या देखते हैं कि इसमें और भी चीजें हम लोग देख सकते हैं। ठीक है, चलिए इसके बाद हम लोग फिर अब आगे आते हैं। ये था क्या, कालीबंगा के बारे में। देखिए सारे साइट्स के बारे में अगर हम लोग बात करें, हाँ बोन्स, सारे साइट्स के बारे में अगर हम लोग बात करें, नेक्स्ट इसमें अब आ जाइए, एक है धौलावीरा। धौलावीरा, अच्छा एक बात बताइए, इंडस पढ़ने में मजा आता है या नहीं आता है, सही सही बताइएगा आप सब, झूठ नहीं बोलना है, ठीक है। धौलावीरा, इंडस पढ़ने में आप लोग को मजा आता है कि नहीं आता है। नो मैम, वो पहले ही कह रहे हैं कि नहीं मैम, मजा नहीं आता है। हाँ
यस मैम, सोनी कह रही है कि यस मैम मजा आता है। धौलावीरा, इसके बारे में अगर हम लोग बात करें, हाँ धौलावीरा के बारे में अगर हम लोग बात करें तो ये हम लोग क्या देखते हैं, आर.एस. विस्ट ने इसकी क्या की थी, खोज की थी। अच्छा जी, हाँ तो देखिए इसके बारे में अगर बात करें तो इसकी खोज देखिए है क्या, मैं आप लोगों को एक बात बता देती हूँ। इंडस सिविलाइजेशन नॉर्मली अगर आप पढ़ते हैं ना, मैं आपको फैक्ट बता रही हूँ, मैं इतिहास की टीचर हूँ। इंडस सिविलाइजेशन जैसे अगर आप ये पढ़ रहे हैं तो अभी आपको लगा क्या पढ़ रहे हैं, या हाथी दांत मिला, कंघी मिला, सामान मिला, ये क्या पढ़ रहे हैं, ठीक है। लेकिन यही इंडस सिविलाइजेशन जब आप कल्चर में पढ़ते हैं, कल्चर के कंटेक्स्ट में, तब बड़ा मजेदार हो जाता है ये सब्जेक्ट। मतलब इंडस सिविलाइजेशन जब आप, जैसे मान लीजिए आप बीपीएससी का, ईश्वर करे कि आप सब लोग क्या करें, पीटी क्वालिफाई करें, और जब बीपीएससी का मेंस लिख रहे होंगे तो अगर उस टाइम पे कल्चर के कंटेक्स्ट में, या फिर आप में से कुछ यूपीएससी की भी तैयारी किए होंगे, तो यूपीएससी में पूरा क्या है, कला और संस्कृति का एक पूरा पोर्शन ही है। वहां ये चीज पढ़ने में क्या हो जाता है, थोड़ा बहुत ज्यादा मजा आता है, क्योंकि उसमें है क्या, इमेजेस दिखा दिखा करके फिर क्या है कि पढ़ने का एक अलग ही, जैसे मैं खुद भी अगर क्लास देती हूँ तो उसमें क्या होता है कि वो एकदम अलग ही चीज हो जाती है उसको पढ़ने में। बट पीटी के पर्पज से क्या है, एक अलग ही तैयारी होती है, ठीक है। कोई नहीं, सबका अपना क्या होता है, इंटरेस्ट होता है। चलिए आ जाइए, तो यहाँ हम लोग क्या देख रहे हैं, इसके बारे में अगर बात करें तो 1967-68 में, 1967 और 68 तक में हम क्या देखते हैं, इसकी खोज हुई थी। और किसने की थी, आर.एस. विस्ट ने। अच्छा एक चीज और आपको बता दूं, अगर आपके दिमाग में ये क्वेश्चन आएगा कि मैम कहीं कहीं पे इसका 1990 भी लिखा हुआ है, अगर ऐसा आपको कहीं दिखे तो डोंट बी कंफ्यूज, क्योंकि देखिए आर्कियोलॉजिकल खुदाई जो होती है ना, वो एक बार में ऐसा नहीं गए खोद लिए, अच्छा सामान मिल गया ओके है, नहीं, वो चलता रहता है, वो निरंतर चलता रहता है। इनफैक्ट हरियाणा में बहुत सारे साइट्स मिले हैं, तो आज तक हाँ नहीं, मैं आपको बता रही हूँ कि ये अपनी तारीफ मैं नहीं कर सकती यहाँ पर, बट मैंने आर्ट एंड कल्चर की क्लास दी थी यूपीएससी में, वो वाकई में बड़ा मजेदार हो जाता है जब सारे स्टूडेंट पढ़ने लगते हैं, और उसको जब इमेजेस वगैरह के थ्रू आप पढ़ाते हैं तो और मजा आता है, ठीक है। तो ये देख लीजिएगा, यानी ये है कि जो सर्च है, अगर आप ये सोच रहे हैं कि ये गए होंगे 1967-68 में, इन्होंने ढूंढा होगा और फिर फाइनल हो गया होगा मामला, नहीं, ऐसा नहीं है। ये खोज जो है वो हमेशा चलती रहती है। एक चीज और समझिएगा, जो भी खोज होता है, यानी कि जो भी आर्कियोलॉजिकल खोज होते हैं, वो हमेशा क्या होते हैं, उसको बहुत ध्यान से किया जाता है। एक भी चीज अगर टूट गई ना गलती से भी, तो जो भी लोग उसमें जुड़े हुए हैं, या जिस व्यक्ति से टूटा है, उसके ऊपर पेनल्टी तो होगी ही होगी, उसको आउट भी कर दिया जाएगा। ये इतना ज्यादा, मतलब उसको पूरा क्या होता है, पढ़ाया जाता है, उसकी पूरी स्टडी होती है कि किस तरह से जो पुरानी चीजें हैं उसको कैसे हैंडल करना है। अब जैसे आप, जो भी लोग, जो नॉर्मल लोग हैं, वो जाएंगे, उन्हें लगेगा सामान है उठा लेंगे, लेकिन नहीं, वो क्या है, वो पुरानी है, वो अचानक से कभी भी टूट सकती है। तो ये सब चीजें जो है, ये खुदाई का जो काम होता है वो बड़ा ही क्या होता है, वो रेगुलर चलता रहता है। यहाँ दिल्ली में आपको बता दूं, हुमायूं टॉम आप लोगों ने नाम सुना होगा, तो हुमायूं टॉम के नीचे में रेगुलर क्या होता रहता है, खुदाई होता रहता है, और वहां से कुछ ना कुछ एविडेंसेस मिलते रहते हैं। तो ऐसा माना जाता है क्या कि, क्योंकि क्या है कि ये हम एक बार में नहीं कर सकते, बहुत सारी चीजें क्या हो गई, समय के साथ दब चुकी हैं, है ना। कल को हम लोग भी जब नहीं रहेंगे, ये हम लोग का टाइम पीरियड खत्म हो जाएगा, तो क्या होगा, पता चलेगा कि आप भी जहां हैं, हम भी जहां हैं, ये सब चीजें क्या होंगी, धीरे धीरे एक लेयर बनेगा, और बाद के जो लोग होंगे, बस इसको इस तरह से समझिए, सिंधु सभ्यता समझने का यही पर्पस है। हम लोग अभी जिस दौर में है, समझिए कि कुछ ऐसा हलचल हुआ, ये दुनिया नष्ट हुई, या हम लोग का टाइम पीरियड खत्म हो गया, इसके बाद इसके ऊपर एक लेयर जमा, फिर दूसरे लोग जब आए तो उन्हें हम ही लोग के सामान मिलने शुरू हो गए। अब तो क्या है भाई, जमाना थोड़ा सा क्या हो गया है, बढ़ गया है, तो अब हम लोग के जो इक्विपमेंट मिलेंगे वो क्या मिलेंगे भाई, कि ऑनलाइन जो है डिजिटल बोर्ड हुआ करता था, कंप्यूटर हुआ करता था, वीडियो कॉलिंग हुआ करता था, जूम पे बच्चे बात किया करते थे, तो ये भी एक इतिहास का क्या हो जाएगा, पार्ट हो जाएगा। तो सब कुछ इतिहास है, ये जो आज है ना, ये कल इतिहास ही होगा आपका। हर चीज क्या है, वो इतिहास में कन्वर्ट होगा ही होगा। हमारे बाद की कई पीढ़ियां जो हैं वो क्या करेंगी, हम लोगों के बारे में देखेंगी और कहेंगी कि अच्छा, ये इस तरह के नमूने हुआ करते थे उस दौर में क्या, वो भी सोचेंगे कि अच्छा ये लोग हुआ करते थे। हाँ चलिए फिर आगे बढ़ते हैं। अगर हम लोग बात करें धौलावीर के बारे में बात करें, तो देखिए, क्या कुछ कह रहे हैं क्या, स्वाति क्या थे, धौलावीरा के क्या थे, जेपी जोशी थे।
देखिए है क्या, मैंने आपसे क्या कहा, किसी एक का नाम नहीं आ सकता है। जैसे अगर आप, हो सकता है मे बी आप लोग ल्यूसेंट उठा करके देख रहे होंगे मेरे ख्याल से, तभी आप वहां से बता रहे होंगे कि मैम ये जेपी जोशी है। आई गेस, मेरा जो गेस है, क्या ये सही है? हाँ जी। क्या? हाँ 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 हाँ। 90 से 91 टाइम पीरियड नहीं, मैंने आपसे क्या कहा कि आर्कियोलॉजिकल, अभी मैंने यही तो कहानी बताई है आपको कि आर्कियोलॉजिकल जो काम होते हैं वो क्या होता है, लंबा चलता है, ठीक है, और उसमें कई लोग जुड़ते जाते हैं। तो अगर आप कहेंगे, जैसे आपको मैं बता देती हूँ, अगर आप कहेंगे कि कोई नहीं, एक काम करिएगा, मैंने क्या कहा कि इसमें बहुत सारे लोग ल्यूसेंट पढ़ते हैं, ल्यूसेंट भाई उससे उठाते हैं और उससे देखते हैं, तो वो आपने देखा, ठीक है, कोई समस्या की बात नहीं। अगर आपको जेपी जोशी दिख रहा है तो वही ठीक वही ठीक है। लेकिन मैंने आपसे क्या कहा कि इतिहास में है क्या कि अलग अलग जो लोग होते हैं वो क्या होते हैं, उससे जुड़ते जाते हैं। अलग अलग लोग क्या होते हैं, उससे जुड़ते जाते हैं, ठीक है। हाँ, जो भी हैं अलग अलग लोग जो हैं वो जुड़ते जाते हैं। अब जैसे अमलानंद घोष जो थे वो कालीबंगा से, उनके उत्खनन में नाम आता है, ठीक है, लेकिन उसमें जो थापड़ हैं उनकी भी भूमिका है। उनमें उस जो एक्सकेवेशन हुआ उसमें भूमिका थापड़ की भी है, ठीक है। तो है क्या कि इसको इस तरह से बहुत ज्यादा परेशान नहीं होना। एक काम करिए, आप सबको चलिए हम इसी पे ही काम देते हैं भाई। एक क्या हो गया, एक टाई अप हो गया है जेपी जोशी, ठीक है, एक जेपी जोशी, इनका क्या हो गया, एक टाई अप हो गया है। अब आप लोग क्या करिएगा, इसके बारे में अच्छे ऑथेंटिक बुक से आप लोगों को निकालना है कि ये जेपी जोशी हैं या फिर ये आर एस विस्ट हैं, ठीक है। प्लीज ल्यूसेंट छोड़ करके, क्लियर है, इतिहास की किसी अच्छे बुक से, तब देखिएगा फिर आपको पता चलेगा, ठीक है। चलिए अब आते हैं इसमें। मैंने क्या कहा कि इसको आप लोग क्या करेंगे, चेकआउट कीजिए इसको कि लेकिन ल्यूसेंट नहीं, ऑथेंटिक बुक के तौर पे ल्यूसेंट मत उठा लीजिएगा। हाँ, चलिए हम लोग आगे आते हैं। और हाँ, विकिपीडिया जो लोग उठा करके देख रहे हैं धड़ाधड़ कि मैम विकिपीडिया, विकिपीडिया में सब चीज सही नहीं होता, एकदम 100% जान लीजिएगा। विकिपीडिया को अगर आप ऑथेंटिक मान रहे हैं तो वो बिल्कुल नहीं है। खासतौर से इतिहास के संदर्भ में जो तिथि वगैरह होती है वो विकिपीडिया पे सही नहीं होता है, मैं पहले ही बता दे रही हूँ आपको, ठीक है। तो अब देखिए धौलावीरा की विशेषता के बारे में बात करें, इसके स्पेशल कैरेक्टरिस्टिक के बारे में बात करें, तो ये जो नगर था यानी धौलावीरा जो था, ये 3 पार्ट्स में डिवाइड था। ये एकमात्र ऐसा नगर था जो क्या है, वो 3 पार्ट्स में क्या है, जैसे 1 हो गया, ये 2 हो गया और ये 3 हो गया। तो यह एकमात्र, दिस इज वन एंड ओनली सिटी, यह एकमात्र ऐसा नगर था जो 3 भागों में विभाजित था, ठीक है। ये क्या था, 3 भागों में डिवाइड था, ठीक है। 3 पार्ट्स में क्या थे, ये डिवाइड्स थे। अब क्या था भाई, देखिए तो इसमें इस तरह से बनाया गया है, एक तो है दुर्ग, एक क्या है दुर्ग, दूसरा क्या है मध्य नगर यानी मिडिल सिटी, और तीसरा क्या है आपको नगर। इस तरह से क्या था, इसका डिवीजन था। किसके बारे में बात कर रहे हैं हम लोग, धौलावीरा के बारे में, धौलावीरा के बारे में बात कर रहे हैं। ये भाई है कहां पर, अगर धौलावीरा की बात करें तो ये है कहां पर, ये कच्छ का रण गुजरात में है। ये कच्छ का रण, यहां पर धौलावीरा के बारे में आ जाइए, यानी जो कच्छ का एरिया है वहीं पर है ये, और ये इसकी स्थिति कहां पर है, गुजरात। इसकी स्थिति कहां पर है, गुजरात, गुजरात में है इसकी स्थिति, ठीक है। और ये नगर की बनावट कैसी थी, आयताकार था। नगर की बनावट कैसी थी, नगर की बनावट कैसी थी, आयताकार था, आयताकार था, ठीक है ना। ये कैसा था, आयताकार बना हुआ था।
और एक चीज है धौलावीरा की अगर हम बात करें तो देखिए मुझे एक चीज आप बताइए, चूंकि ये कहाँ पे इसकी जो स्थिति है गुजरात में है, गुजरात में ऑलरेडी क्या है पानी का बहुत ज्यादा क्या होता है अभाव होता है, तो इसका मतलब है कि जहां पानी का अभाव होता है वहीं के लोग पानी को बचाने की कला सीखते हैं। जहां खूब पानी होगा ना वहां पानी के महत्व नहीं समझेंगे लोग, लेकिन जहां पानी का अभाव होगा वहां पे लोग क्या करेंगे पानी को बचाने की कोशिश करेंगे। तो यहाँ हम लोग क्या देखते हैं वाटर हार्वेस्टिंग जो है स्वाति, यहाँ पर वाटर हार्वेस्टिंग के हमें एविडेंसेस मिलते हैं। ठीक है ना, यहाँ पर क्या देखते हैं हम लोग वाटर हार्वेस्टिंग के एविडेंसेस मिलते हैं। यहाँ पर वाटर हार्वेस्टिंग के क्या मिल रहे हैं, यहाँ पर जो एविडेंसेस हैं वो मिल रहे हैं, यानी जल प्रबंध जो है वो किस प्रकार से किया जाए, तो इसका पूरा का पूरा प्रमाण हमें कहाँ मिल रहा है, धौलावीरा में के प्रमाण मिलते हैं हमें। हाँ जी, समझ गए आप लोग कि मैंने क्या बोला है आप लोगों को? हाँ जी, क्या काम दिया है धौलावीरा के संबंध में? जेपी जोशी और बिस्ट, बस कृपया करके लूसेंट मत उठाइएगा, ठीक है? क्या अभी सर्च करने लगे आप लोग? हाँ सर्च मत करने लगिए, ठीक है ना। स्वाति समझ रही हैं आप मैंने क्या बोला है? कृपया करके लूसेंट ना उठाइएगा, आप जो है कोई ऑथेंटिक सोर्स से देखिएगा, ठीक है ना, ठीक है ना, ऑथेंटिक सोर्स देखिएगा। क्लियर है? अभी मैंने नहीं पूछा है आरएस बिस्ट, कोई ऑथेंटिक सोर्स से देख लीजिएगा, जेपी जोशी की आरएस बिस्ट, इनमें आपको क्या करना है, चेकआउट करना है, दोनों को चेकआउट करना है। क्या चीज था, क्या कह रहे हैं? इतना धीरे बोल रहे हैं आप कि मैं सुन नहीं पा रही हूं। ठीक है, चलिए ये था धौलावीरा के बारे में कुछ स्पेशल कैरेक्टरिस्टिक कि यहाँ पर क्या मेन वाटर हार्वेस्टिंग हो गया, और ये जो नगर था ये तीन इसमें क्या था डिवाइड किया गया था, इसको तीन तरीके से क्या किया गया था, इसे डिवाइड किया गया था। अब आ जाइए, एक साइड है लोथल, देखिए सारे नहीं पढ़ने हैं हम लोगों को, जो इंपॉर्टेंट है वो पढ़ेंगे। लोथल, ठीक है ना, लोथल के बारे में हम लोग बात करें कि इसकी खोज किसने की थी। तो ये एसआर राव ने इसकी खोज की थी, एसआर राव ने क्या की थी, इसकी खोज की थी। और कब की थी एसआर राव ने? 1954 में। कब की थी इसकी खोज? 1954 में। इसकी खोज कब हुई है? 1954 ईस्वी में। अब बात करें लोथल के बारे में बात करें तो देखिए जैसे ये सिंधु सभ्यता आपका हो गया इस टाइम पे, तो ये जो था ये लोथल का अगर हम लोग देखें तो इसका जो लोकेशन है वो कहां पर है, यहां पर था लोथल। ठीक है, लोथल का लोकेशन क्या देखते हैं हम लोग? यह भोगवा नदी के तट पर है, यह भोगवा नदी इन द सेंस आपको बता दूं साबरमती नदी और भोगवा नदी के, ठीक है ना, उसके ही बीच में क्या पड़ता है आपको, लोथल पड़ता है, के संगम पर, यानी कि यह भोगवा और सरस्वती नदी, सॉरी यह भोगवा और साबरमती नदी और साबरमती नदी के संगम पर स्थित है। वैसे नॉर्मली अगर आप बात करें ना, अगर आपसे पूछा जाएगा तो ये इस पे अगर आप नहीं भी जाए तो अगर पूछा जाए तो ये कहां पर था, भोगवा नदी के तट पर। अगर क्योंकि ज्यादातर क्वेश्चंस जो है ये इस पे ये आएगा कि ये कहां पर था, भोगवा नदी के तट पर था। ये कहां पर था, ये भोगवा नदी के तट पर था। इस जगह को लघु हड़प्पा या लघु यानी मिनी हड़प्पा और मिनी मोहनजोदाड़ो कहा जाता है। इसे लघु हड़प्पा और लघु मोहनजोदाड़ो कहा जाता है। मोहनजोदाड़ो कहा जाता है इसे, ठीक है। ये जो जगह है इसे क्या कहा जाता है, लघु हड़प्पा या लघु मोहनजोदाड़ो इसे कहा जाता है। इसकी जो सबसे मेन जो खासियत है यानी जो विशेषता है, डॉकयार्ड मिलना। यहाँ पर विशेषता की बात करें यानी स्पेशल कैरेक्टरिस्टिक की बात करें, स्पेशल कैरेक्टरिस्टिक्स की बात करें यहाँ पर, तो यहाँ पर क्या हम देख रहे हैं, डॉकयार्ड, ठीक है ना।
और डॉकयार्ड में भी कौन सा है, देखिए दो तरीके का डॉकयार्ड होता है। डॉकयार्ड को हिंदी में कहते हैं गोदीवाड़ा। अब पूछिएगा मैम गोदीवाड़ा क्या होता है, जहां पर जहाजें आकर के लगती हैं। जैसे अगर आप देखिएगा, अगर आपको पता होगा कि यहाँ पर यानी इंडिया में भी क्या है, कई सारे डॉकयार्ड हैं, कई सारे डॉकयार्ड हैं यानी गोदीवाड़ा है, जहां पर कुछ मानव निर्मित होते हैं और कुछ जो होते हैं प्राकृतिक होते हैं। जैसे इसको समझिएगा, जो कुछ जो होते हैं वो क्या होते हैं, मानव निर्मित। इसका मतलब है कि आर्टिफिशियल हो गए, इसका मतलब क्या हुआ, आर्टिफिशियल, ठीक है। और एक जो है वो क्या होता है, प्राकृतिक। तो अब देखिए इसको कहते हैं नेचुरल। अब जो प्राकृतिक है इसके बारे में समझिए। जैसे मान लीजिए कि यहाँ पर क्या है, यहाँ पे प्राकृतिक यानी जो बनावट है वो वैसी नहीं है कि आप वहां पे आइए और जहाज लगा दीजिए। तो उसके लिए हम लोग क्या करेंगे, कहीं ना कहीं उसे बनाएंगे, ठीक है ना, कहीं ना कहीं उसे बनाएंगे। तो अगर बात किया जाए, आप लोग मुझे एक बात बताइए, भारत में प्राकृतिक बंदरगाह कौन सा है? नेचुरल डॉकयार्ड की बात करें यानी जहां पर जहाज आकर के लगता हो, भारत में नेचुरल, आर्टिफिशियल तो बहुत सारे हैं जो बनाए गए हैं, बाद में उसको बनाया गया कि यहाँ पे जहाजों को रोका जाएगा। लेकिन नेचुरल अगर हम लोग बात करें तो नेचुरल बंदरगाह कौन से हैं, कुछ आइडिया? एनी? विशाखापट्टनम, बिल्कुल। तो ये ध्यान रखना है कि विशाखापट्टनम क्या है, ये नेचुरल है, यानी कि वो बनाया है, उसकी बनावट वैसी है कि वहां पर हम क्या कर सकते हैं, आराम से इजीली हम जहाज लगा सकते हैं, ले जा सकते हैं। तो यही फर्क समझ लीजिएगा, एक होता है नेचुरल और एक होता है आर्टिफिशियल। आर्टिफिशियल ये होता है, और ये जो डॉकयार्ड है यानी कि लोथल में जो हम लोग डॉकयार्ड देख रहे हैं, ये मानव निर्मित है या फिर ये आर्टिफिशियल था? हाँ, यानी इसका मतलब ये है कि ये मानव निर्मित था, यहाँ के लोगों ने इसे क्या किया था, बनाया था। लोथल को क्या किया था, ये आर्टिफिशियल डॉकयार्ड था ये, ठीक है ना, आर्टिफिशियल डॉकयार्ड था ये। यही फर्क है, इसको समझिएगा कि यहाँ के लोगों ने प्रॉपर क्या किया था, इसे बनाया था, ठीक है ना, प्रॉपर क्या किया था, इसे बनाया था। तो लोथल का हम लोग क्या देखते हैं, जो मेन ये है कि यहाँ पे था क्या कि ये यहाँ पर आर्टिफिशियल हम लोग क्या देखते हैं, डॉकयार्ड देखते हैं। ठीक है, उसके अलावा हम लोग बात करें कि ये जो जगह था, यहाँ मेसोपोटामिया से सीधे सीधे क्या होता था, व्यापार होता था। मेसोपोटामिया से सीधे व्यापार होता था, मेसोपोटामिया से सीधे व्यापार होता था, यानी डायरेक्ट ट्रेड किससे था इनका, सीधे व्यापार हुआ करता था, हुआ करता था। अब आते हैं इसमें कि अगर हम लोग बात करें कि मेसोपोटामिया जो है, तो जैसे देखिए मेसोपोटामिया जो है विश्व की प्राचीनतम सभ्यताओं में से एक है। राइट नाउ अगर हम लोग बात करें तो दो नदियां हैं, जैसे ये नदी का नाम हो गया दजला और ये हो गया फरात, दजला और फरात। इसके बीच में जो सभ्यता डेवलप हुई थी ये कहलाती है क्या आपको, मेसोपोटामिया की सभ्यता। मेसोपोटामिया की सभ्यता ये सबसे प्राचीनतम सभ्यता में से एक है, मानी जाती है मेसोपोटामिया। तो बेसिकली आज का करंट का अगर बात किया जाए तो ये कौन सा जगह है, इराक। ये कौन सा जगह है, इराक है, ठीक है। तो यहां से हम लोग क्या देखते हैं कि इसके डायरेक्ट ट्रेड हुआ करते थे, किसके, लोथल से। तो ऑब्वियस सी बात है, जब यहाँ से ट्रेड हो रहा है तो मेसोपोटामिया से संबंधित जो है मुहरे भी मिलेंगी यहाँ पे। मेसोपोटामिया से संबंधित मुहरे पाई गई हैं, से संबंधित मुहरे पाई गई हैं, मुहरे पाई गई हैं, ठीक है। उसके अलावा अब देखिए, अब इसमें हम लोग आते हैं कि इसके अतिरिक्त हम लोग क्या बात कर रहे हैं यहाँ पर और यहाँ पर 3 युग्म शवाधान मिले हैं। यहाँ पे क्या मिले हैं, 3 युग्म शवाधान मिले हैं। कहां से, लोथल से। चलिए अब इसमें हम लोग अब आते हैं, अब क्या करते हैं कि यहाँ ये जो है जो कुछ छोटे छोटे जो कुछ ऐसे साइट्स हैं, जैसे 3 युग्म को कहते हैं ना, जिसको कहा जाता है कि कंबाइन ग्रेवयार्ड जिसको आप बोल सकते हैं, ठीक है ना। एक तरह से समझिए इसको, जो मम्मी होता है ना, मम्मी अभी कुछ दिन पहले इजिप्ट में खोला गया एक मम्मी को सबके सामने, तो मम्मी नहीं हुआ करता था, यानी 2 डेड बॉडीज को एक साथ क्या किया गया, साथ में उसको हमने क्या किया, दफनाया है, बरीड किया है। तो वो उस तरह की जो बॉडीज हैं
दो डेड बॉडी, तो वैसी बॉडीज वैसे कैसे कितने मिले हैं? 3। इसको इस तरह से समझिए, जैसे ये एक कब्र का हुआ, ये 2 हुआ और ये 3 हुआ, इसमें 2 लोगों का एक साथ क्या हुआ, यानी कि 2 डेड बॉडीज। ठीक है, सेम यहां पर भी होगा और सेम यहां पर भी होगा। क्लियर है ये? हाँ शुभम, क्लियर हुआ ये? कौन पूछ रहे थे इंग्लिश में? हाँ, तो ये क्लियर हुआ किस टाइप का ये ग्रेवयार्ड था ये? हाँ, है ना? तो इसी को कहा जाता था, यानी एक साथ 2 लोग, ऐसी जो कब्र है, ये जो ग्रेवयार्ड है, ये जो ग्रेवयार्ड है, ऐसे ऐसे कितनी है संख्या में? ऐसे 3 है, 3 इन नंबर्स। ठीक है ना, 3 इन नंबर्स। ये वाले ग्रेवयार्ड कितने हैं? 3 इन नंबर्स। हाँ हाँ बिल्कुल, उन्हें ही वही क्षेत्र था, वही क्षेत्र था, वही एरिया था। चलिए अब नेक्स्ट हम लोग इसमें आ जाते हैं, एक इंपॉर्टेंट जगह है। अब जो है ना कुछ महत्वपूर्ण तथ्य आ जाइए, मेसोपोटाम इससे महत्वपूर्ण तथ्य यानी इंपॉर्टेंट फैक्ट्स। इंपॉर्टेंट फैक्ट्स, ठीक है ना। अब जैसे बात करें हम लोग चनहुदड़ों के बारे में, नाम सुना होगा आप लोगों ने, चनहुदड़ो। ठीक है, तो चनहुदड़ो के बारे में बात करें तो ये जो था, इसकी जो विशेषता थी, यह सिंधु सभ्यता का औद्योगिक नगर हुआ करता था, यानी इंडस्ट्रियल एरिया जिसको कह लीजिए, औद्योगिक नगर हुआ करता था, ठीक है। दिस वॉज इंडस्ट्रियल एरिया ऑफ इंडस सिविलाइजेशन, ठीक है। उसके बाद अगर बात करें चनहुदड़ो जो है, यहीं से हम लोग क्या देखते हैं, लिपस्टिक और काजल के एविडेंसेस यहीं मिलते हैं हम लोगों को। यानी आप कह सकते हैं श्रृंगार से संबंधित जो चीजें होती हैं वो चीजें हम लोग कहां पर देख रहे हैं, तो कहा जाता है ना कि और काजल के प्रमाण यहीं से मिले हैं, इट मीन्स एविडेंस ऑफ एंड काजल, ये कहां से मिला है? ये चनहुदड़ो से मिला है। तो इसका मतलब ये कि जो यहाँ की जो लेडीज हुआ करती थी, जो महिलाएं होती थी, वो क्या थी, काफी, यानी उन्हें इन सब का नॉलेज था। अगर ये चीजें मिली हैं तो इसको इस वे में समझिए कि इसका मतलब है इन्हें पता था इन सब चीजों के बारे में। दैट्स व्हाई हम लोग क्या देख रहे हैं, चनहुदड़ो, चाहुदड़ो हो गया ये, चनहुदड़ो, ठीक है, चनहुदड़ो। अब नेक्स्ट इसमें हम लोग अब आ जाते हैं कुछ चीजें, अब आते हैं हम लोग मेन जैसे यहाँ पर यानी सिंधु सभ्यता में टेराकोटा की बहुत सारी मूर्तियां मिली हैं। सिंधु सभ्यता के जो अलग अलग साइट्स हैं, अलग अलग स्थलों से टेराकोटा की मूर्तियां मिली हैं, मूर्तियां मिली हैं, ठीक है। अच्छा, एक पुजारी है, उनकी मूर्ति कहाँ मिली है? एक पुजारी है, बियर्डेड प्रिस्ट की जो स्टैचू है विथ जिसको कह लीजिए कि एकदम डिजाइनर शॉल के साथ, तो ये कहाँ एविडेंस मिला था? प्रिस्ट का स्टैचू का कहां से? नहीं, मैं तो क्वेश्चन पूछ रही हूं ना। अलग अलग स्थलों टेराकोटा की मूर्तियां मिली हैं। अब बात किया जाए कि व्हाट इज टेराकोटा, तो टेराकोटा का मतलब होता है स्टूडेंट कि पकी हुई मिट्टी को, यानी बेक्ड क्ले के साथ जो चीजें बनाई जाए, बेक्ड क्ले यानी पकी हुई मिट्टी की मूर्तियां, पकी हुई मिट्टी की मूर्तियां, ठीक है। तो टेराकोटा की मूर्तियां जैसे बात की जाती है कि कई अलग अलग जगहों पर मिली हैं ये, तो टेराकोटा का मतलब ही क्या हो जाता है, पकी हुई मूर्तियां। अब बात करेंगे यहाँ पर कि हड़प्पा का जो रिलीजन था, यानी यहाँ के जो लोग थे वो किसकी पूजा किया करते थे। धार्मिक अगर परिप्रेक्ष्य में देखें,
जो इनका रिलीजन था, तो ये लोग क्या थे बेसिकली, ये लोग नेचर की वर्शिप क्या करते थे, नेचर वर्शिप, नेचर वर्शिप। इसे ये समझ लेगा, ये लोग क्या थे, प्रकृति की पूजा किया करते थे, प्रकृति की पूजा किया करते थे, ठीक है ना। उसके बाद अगर बात करें इनका यहाँ पर कि हम लोग यहाँ पे क्या देखते हैं, स्टैचू की बात करें तो हम लोग क्या देखते हैं यहाँ, मातृदेवी और पुरुष देवता दोनों के हमें क्या मिलते हैं, एविडेंसेस मिलते हैं। पृष्ठ जो है यहाँ पे क्या था, महंत जो हुआ करता था वो काफी ज्यादा क्या होता था यहाँ के इसमें, जो इनका जो कल्चर था उसमें क्या थी, उनकी काफी ज्यादा अब बात करें कि पूरे दुनिया में सबसे पहले स्वास्तिक, स्वास्तिक जिसको कहा जाता है, जो ये होता है ना, तो स्वास्तिक का चिन्ह यहीं पर सर्वप्रथम देखा गया, यहीं पर सर्वप्रथम पाया गया, ठीक है ना। स्वास्तिक का जो चिन्ह है, स्वास्तिक, ठीक है ना, स्वास्तिक का चिन्ह यानी सिंबल ऑफ स्वास्तिक जिसको बोले, ये कहां पर मिला था, ये हड़प्पा की ही क्या है, देन है, और यहीं पर हम लोग सबसे पहले, अच्छा ठीक है ठीक है ठीक है, ओके ओके ओके, कोई बात नहीं है, आराम आराम से ही करते हैं। उसके अलावा देखिए, ये तो क्या था, इनका धार्मिक पहलू की बात करें कि भाई रिलीजन के पर्सपेक्टिव में ये लोग क्या थे, अपना इनका क्या कंडीशन हुआ करता था। अब बात करेंगे रिलीजन के अलावा कि इसके अतिरिक्त जो है इनका मुख्य कार्य क्या था, यानी कि किसकी खेती करता, अर्थव्यवस्था की बात करें कि इनका जो आर्थिक स्थिति थी, जो इनकी अर्थव्यवस्था थी वो कैसे रन कर रही थी। जैसे मान लीजिए आपका क्वेश्चन आ जाता है अर्थव्यवस्था, तो अगर हम लोग बात करें तो कि जो इंडस के जो लोग थे वो मेनली किस काम में सबसे ज्यादा इन्वॉल्व थे, क्या ये ट्रेडर्स थे, क्या एग्रीकल्चर करते थे, क्या फिर ये लोग जो हैं जो कहा जाए कि पशुओं पर आधारित इनका सोसाइटी था। तो इनके बारे में अगर हम लोग देखें तो इनकी जो अर्थव्यवस्था रन कर रही थी वो बेसिकली किस पर थी, तो इनकी अर्थव्यवस्था संबंधित थी कृषि से, यानी एग्रीकल्चर बेस्ड इनका क्या था, इकोनॉमी था, एग्रीकल्चर, एग्रीकल्चर बेस्ड इकोनॉमी, इकोनॉमी। लेकिन इसके ये मान लीजिए इनका प्राइमरी वर्क हुआ, ये क्या हुआ, इनका प्राइमरी वर्क हुआ, बट प्राथमिक कार्य ये हुआ। लेकिन हाँ, सेकेंडरी की अगर बात करें तो ये लोग क्या थे, सेकेंडरी की अगर बात करें, द्वितीय जो इनका कार्य अगर देखा जाए, द्वितीय में इनका क्या कार्य था, ये लोग व्यापार भी किया करते थे, ये लोग व्यापार भी किया करते थे, है ना। ये क्या थे, दे वेर इंडल्ज्ड इन ट्रेड ऑल्सो, इंडल्ज्ड इन ट्रेड ऑल्सो। ये ट्रेड में भी क्या थे, ये लोग काफी ज्यादा इन्वॉल्वमेंट था इनका। तो अगर व्यापार में भी बात करें, खेती में किस में सबसे ज्यादा अग्रणी थे, यानी किसमें सबसे ज्यादा ये आगे थे, तो ये लोग जिसको कहते हैं कॉटन की खेती जो है वो सबसे ज्यादा हुआ करती थी। कॉटन को क्या कहेंगे, कॉटन की खेती जो कहते हैं ना, कॉटन की खेती सबसे ज्यादा क्या थी, हुआ करती थी उस टाइम पे, यानी सूती वस्त्रों का जो उत्पादन है वो हुआ करता था। अच्छा, कपास, यस यस, हाँ बिल्कुल सही, कपास की खेती। कभी कपास देखें कि नहीं देखें आप लोग, कपास की खेती, ये किस कार्य को किया करते थे, ये लोग कपास की खेती किया करते थे, है ना, कपास की खेती करते थे। फसलों में अगर हम लोग देखें तो हम लोग क्या देखते हैं इनके बारे में कि इन्हें फसलों की क्या थी, जानकारी थी, हाँ फसलों की क्या थी, जानकारी थी। एक बात बताइए, गेहूं चावल की जानकारी थी इन्हें, हाँ जी, गेहूं चावल की जानकारी थी इन्हें, जरा बताइएगा। हाँ हाँ, गेहूं चावल आ जाइए, कौन कौन सा अनाज, यानी कि अनाज की बात करें, सीरियल्स, कौन कौन से सीरियल्स ये उगाया करते थे, तो देख लीजिए, गेहूं हो गया, गेहूं हो गया, उसके बाद से आपको गेहूं के बाद आप आ जाइए, जौ हो गया, बाजरा हो गया, है ना, गेहूं, चावल, चावल को धान बोलते हैं, तो मतलब वो भरने के बाद चावल हो जाता है, तो यानी धान की खेती किया करते थे। खेती होती है मेनली धान की, और बाद में जब वो कटता है तो उसको क्या कहा जाता है, फिर बाद में वो हाँ ठीक है ना,
तो धान ही बाद में क्या होता है, कन्वर्ट होता है चावल में। तो आ जाइए, गेहूं, चावल, जौ, क्या कह रहे हैं? सही बात है, गेहूं, चावल, जौ। अच्छा एक बात बताइए, बिहार में मिर्चा का चूड़ा कहाँ का फेमस है? बिहार में कहाँ पर मिर्चा का चूड़ा पाया जाता है सबसे ज्यादा? यस, बिल्कुल सही, चंपारण में। स्पेशल आपको बता दूं कि ये स्पेशल कैरेक्टरिस्टिक है या स्पेशल विशेषता है कि मिर्चा का चूड़ा, ये पूरे बिहार में अगर आप बात करें तो ये बेतिया के पास क्या होता है, बनता है ये। चावल, जौ और बाजरा, चावल, जौ, बाजरा, इसकी क्या हम लोग देखते हैं, गेहूं, चावल, जौ और बाजरा, इसकी क्या करते थे, और खजूर, और खजूर, इसकी क्या करते थे ये लोग, खेती किया करते थे। हाँ बिल्कुल सही बताया सोनी, जिन लोगों ने भी बताया बिल्कुल सही बताया है। ध्यान रखिएगा, जो लोग नहीं है उस साइड के, स्पेशली जो लोग साउथ बिहार के हैं, जो लोग दक्षिण बिहार के हैं, उन्हें नहीं मालूम होगा, हाँ वो उन्हें नहीं पता होगा, तो इसलिए ये चीज क्या है, आपको थोड़ा सा ध्यान रखना है, ठीक है। तो इसकी ये लोग खेती क्या करते थे। एक चीज और है, ये जो चीज है खजूर जो है, ये मीठे के रूप में भी क्या होता था, प्रयोग होता था। उसके साथ साथ शहद के तौर पे प्रयोग किया करते थे। इसके साथ साथ बात करें हनी जो है, इसका भी ये लोग क्या करते थे, इस्तेमाल करते थे, यानी इन्हें शहद की जानकारी थी, ठीक है ना। इसका मतलब है कि इन्हें इसकी जानकारी थी। तो ये था क्या, इनका जो अर्थव्यवस्था इनका चल रहा है, ये सिंधु सभ्यता का जो इकोनॉमी जो थी वो किस प्रकार से रन कर रही थी। अब आते हैं यहाँ पर मेटल्स में, कौन कौन से मेटल्स जानते थे ये। धातु के बारे में बात करें तो सबसे पहले देख लीजिए, कांसे की जानकारी थी इन्हें, ठीक है ना। चांदी, सोना, चांदी, सोना, ये सब क्या थी, इन्हें इसकी जानकारी थी, ठीक है। और अगर हम लोग बात करें, जो इनकी मुहरें जो स्पेशली पाई गई हैं वो सेलखड़ी की हैं। जो मुहरें पाई गई हैं, मुहरें पाई गई हैं वो किसकी हैं, वो सेलखड़ी की हैं। इसको स्टेटाइट बोलते हैं। जो मुहरें हैं वो क्या है, वो सेलखड़ी से की पाई गई हैं, ठीक है। अब नेक्स्ट आते हैं इसमें हम लोग, हाँ नेक्स्ट इसमें हम लोग आते हैं यहाँ पर कि कुछ चीजों का क्या करते थे ये लोग, बाहर से मंगवाते थे। जैसे सोना की बात करें तो सोना ये लोग कहाँ से मंगवा रहे हैं, सोना ये मंगवाते थे अफगानिस्तान और साउथ इंडिया, दक्षिण भारत। साउथ इंडिया में जैसा आप जानते हैं कोलार गोल्ड फील्ड बहुत ज्यादा क्या है, फेमस है। साउथ इंडिया, यहां से क्या करते थे ये लोग, गोल्ड को मंगवाते थे, गोल्ड मंगवाते थे ये लोग, ठीक है। लाजवर्द क्या होता है, एक स्टोन होता है, ये कहां से आता था, बदख्शां। लाजवर्द ये कहां से आता था, बदख्शां। कहां से, ये कहां है, अफगानिस्तान। अफगानिस्तान से लाजवर्द एक स्टोन होता है, जो ये कहां से मंगवाते थे, अफगानिस्तान से, ठीक है ना। टीन जो है, टीन का ये लोग क्या करते थे, आयात करते थे। टीन कहां से आता था, टीन भी ईरान और अफगानिस्तान से। टीन ईरान और अफगानिस्तान से, ठीक है। देखिए बाकी इसके बारे में अगर सामाजिक पहलू के बारे में इनकी बात करें, जो इनका सोशल अगर बात किया जाए कि इनका सोशल स्ट्रक्चर क्या था, सोशल स्ट्रक्चर की बात करें तो इसमें हम लोग क्या देखते हैं, जो पुजारी हुआ करते थे वो सबसे ज्यादा क्या होते थे, पुजारी सबसे उच्च वर्ग हुआ करता था, उच्च वर्ग हुआ करता था इस टाइम पे, ठीक है ना, इस टाइम पर। और जो सोसाइटी थी वो कैसी थी, वो बिल्कुल समतावादी, यानी कि एक तरह से कह लीजिए, समतावादी भी नहीं, एक तरह से कहिए कि उच्च वर्ग और निम्न वर्ग का डिवीजन हम लोगों को साफ दिखाई दे रहा है। विभाजन था उच्च वर्ग और निम्न वर्ग, और निम्न वर्ग,
में क्या था, ये डिवीजन था इसमें। जैसे हम लोग देखते हैं कि भाई एक टीला है, वहां पर क्या है, अमीर लोग वहां रहेंगे, जो लेबर क्लास हैं, जो नीचे वाले लोग हैं वो कहाँ रहेंगे, वो नीचे रहेंगे। यानी तो इस तरह से क्या किया गया था, इन्हें बांटा गया था सोसाइटी को, इनके सोसाइटी को क्या किया गया था, इस प्रकार से बांटा गया था। खेल में बात करें, यानी ये लोग इंटरटेनमेंट के तौर पर क्या करते थे भाई, जैसे आप लोग हैं ना, इंटरटेनमेंट के लिए लोग पिक्चर देख रहे हैं, सीरियल्स देख रहे हैं, तो या आईपीएल का मैच देख रहे हैं, लेकिन उस टाइम पे क्या होता था, तो ये लोग क्या करते थे, मेनली शिकार करते थे, शिकार करते थे, पशुओं की लड़ाई करवाते थे, जिसको कैटल फाइटिंग कहते हैं या कैटल फाइट बोलते हैं, पशुओं की लड़ाई। कई जगह गाँव में देखिएगा आप, अभी भी क्या होता है, मुर्गों को लड़वाते हैं आपस में। अब बड़ा लोग क्या करते हैं, उसे घेर करके देखते हैं। इनफैक्ट एक जल्लीकट्टू जिसपे बैन लग गया बाद में, तो वहां पे भी आप क्या देखते हैं कि लोग सांड को क्या करते थे, दौड़ा रहे हैं, देख रहे हैं, उससे मजा आ रहा है। तो उसमें कई बार इसको क्या कहते हैं कि एनिमल क्रूएल्टी का केस हो जाता है, कि आप जो है इसके साथ, जानवरों के साथ बहुत ज्यादा क्या कर रहे हैं, बुरा बर्ताव कर रहे हैं। खेल, पशुओं की लड़ाई, ये सब हम लोग क्या देखते हैं। और नृत्य, डांसिंग गर्ल से समझ में आता है कि यहाँ के लोग क्या थे, डांस करते थे, ठीक है ना। तो ये सब ये लोग क्या करते थे, इस प्रकार के कार्य जो थे ये लोग करते थे। अब बात करें यहाँ पे कि देखिए जो कपड़े हैं वो ऊनी और सूती दोनों वस्त्र हमें यहाँ पर मिले हैं, यानी एविडेंसेस ऑफ कॉटन क्लोथ्स एंड वुलन क्लोथ्स, ये दोनों एविडेंसेस हमें यहाँ पर मिले हैं। तो ये हम लोग क्या देख रहे थे, ये था सिंधु सभ्यता का जो स्पेशल कोई जो कैरेक्टरिस्टिक्स था, ये था। तो इसको इस तरह से समझना है, जैसे अगर आपका जो बीपीएससी का जो पीटी का जो क्वेश्चन है, वो थोड़ा सा क्या करिएगा, जा करके एक बार देखिएगा इंडस सिविलाइजेशन से कौन कौन से क्वेश्चन पूछे गए हैं, ठीक है। क्योंकि मैंने क्या कहा कि हमें जो है पढ़ना है पीटी के पर्पज से, ना कि हमें पूरा मेंस के पर्पज से इस पर पूरा रिसर्च करना है, ऐसा नहीं है। मेन मेन जो जगह है उसके खोजकर्ता कौन है और वहाँ पे क्या क्या जो स्पेशल कैरेक्टरिस्टिक्स है वो हमें जानना है। तो ये सब चीज़ें मैंने आपको बता ही दी। आर्थिक पक्ष क्या था इसका, इसका सामाजिक पक्ष क्या था, ये सारी चीज़ें मैंने बता ही दी आपको, ठीक है। तो अब हाँ जी, यहाँ तक क्लियर है आप लोगों को? आगे बढ़े अब टॉपिक में। इससे ज्यादा देखिए सिंधु में इससे ज्यादा कुछ है नहीं, इससे ज्यादा। नेक्स्ट हम लोगों का शायद वैदिक एज रह गया था, है ना। हाँ जी, वैदिक एज रह गया था। चलिए देखिए, घोड़े के साक्ष्य मिले हैं, जो डॉग होते हैं कुत्ते, उसके साक्ष्य मिले हैं, ठीक है ना। उसके अलावा आप क्या कहते हैं, ऊंट की जो हड्डी होती है वो मिले हैं, ये सब मिले हैं। लेकिन जो गाय है इसके एविडेंसेस हमें मिलते हैं कब, ये आता है मेनली जब वैदिक सिविलाइजेशन होता है वहां पर, ठीक है। उसकी आकृति हमें नहीं मिलती है जल्दी, ठीक है। अब आते हैं हम लोग वैदिक कल्चर, या वैदिक कल्चर ही बोलिए इसको, सिविलाइजेशन नहीं है, कल्चर है, एक संस्कृति थी ये, वैदिक संस्कृति, वैदिक संस्कृति। अब बात करें कि भाई ये जो वैदिक काल था हमारा, हाँ, वैदिक काल के बारे में अगर हम लोग बात करें तो इसका जो सबसे पहले आएंगे हम लोग टाइम पीरियड पर कि इसका समय काल क्या था। 1500 से लेके 1000 ईसा पूर्व तक, ठीक है। और 1000 यहाँ पे ये भी आ जाएगा कि 1000 ईसा पूर्व से लेकर के 600 ईसा पूर्व तक का जो काल था वो क्या था आपको, ये था आपको उत्तर वैदिक काल। अच्छा, मेरी जो सेकंड क्लास हुई थी ना, देख लीजिएगा, उसमें बहुत सारी चीजें मैंने बता रखी हैं, ठीक है। उसमें बहुत सारी चीजें मैंने बता रखी हैं, जैसे प्री हिस्टोरिक पीरियड क्या होता है, प्रोटो हिस्टोरिक क्या होता है, उसे वहां पर देख लीजिएगा। देखा या नहीं देखा है आप लोगों ने? अब बात करें इसका समय काल क्या है, हम लोग देखते हैं ठीक है। और इसके बारे में अगर हम लोग बात करें तो ये सबसे पहले हम लोग क्या देखते हैं यहाँ पर कि जो सोर्स के तौर पर क्या देखते हैं, वैदिक टाइम पे हम जो देखते हैं, जो टेक्स्ट जो मिलता है, जो किताब है मेन सोर्स, ऋग्वेद, ठीक है ना। ऋग्वेद की बात करें, ठीक है ना। ऋग्वेद में हम क्या देखते हैं, इसमें आ जाइए, कौन कौन सा है। सबसे पहला अगर बात करें तो पहला तो हो गया आपको ऋग्वेद, दूसरा हो गया आपको यजुर्वेद, दूसरा क्या, ये सब एक ही साथ है, और ये हो गया आपको सामवेद।
और तीसरा जो है वो क्या हो गया आपको अथर्ववेद। तीसरा क्या है हमारा अथर्ववेद। तो यहां पर देखिए समझ लीजिएगा, इन तीनों को कंबाइनली रूप से क्या कहा जाता है, वेदत्रयी। इन तीनों को कंबाइनली रूप से क्या कहा जाता है, वेदत्रयी। वेदत्रयी, वेदत्रयी इसे क्या कहा जाता है, यानी इसमें तीन क्या है, वेदास हैं। इट मींस इट इंक्लूड्स 3 वेदास, इट इंक्लूड्स 3 वेदास, 3 वेदास, 3 वेदास। 3 वेद के क्या मिल रहे हैं हमें यहाँ पर, जो जिसमें, और अथर्ववेद को ना इसको इसमें काउंट नहीं किया जाता क्योंकि यह सबसे बाद की रचना है, यह सबसे बाद की रचना है, बाद की रचना है, रचना है। और इसमें चूंकि क्या है, इसे सभी लोग पढ़ सकते हैं, ये रीडेबल है सबके लिए, है ना। ये क्या है, इसे सभी लोग पढ़ सकते हैं। अथर्ववेद पढ़े हैं या नहीं पढ़े हैं आप लोग, कभी पढ़ा है आप लोगों ने? हाँ जी, अथर्ववेद पढ़ने का कभी दुर्लभ मौका मिला है आप लोगों को? नहीं पढ़े हैं? नहीं, कुछ तो कहेंगे कि मैम हम लोग तो ऋग्वेद ही नहीं पढ़े हैं, हाँ टाइम नहीं मिल पाता, कंपटीशन की तैयारी में लगे हैं चलिए, तो अथर्ववेद का देखिए इसके बारे में बता देती हूँ। देखिए ऋग्वेद जो है ना, इसमें बेसिकली हम लोग बात करें तो ऋग्वेद, वेद का मतलब ही होता है ज्ञान। तो ऋग्वेद ये वो काल है जब माना जाता है, देखिए इंडस सिविलाइजेशन के बारे में कुछ चीजें मैं बता दूं आपको कि इंडस सिविलाइजेशन का जब डिक्लाइन हुआ था 1750 में, तो उसके बाद माना जाता है कि या तो वहां पर जो भौगोलिक जो होते हैं चेंजेस, उसका वो एक कारण रहा, जैसे बाढ़ आ जाना, सिंधु नदी में बाढ़ आना एक कॉमन रीजन रहा होगा जिसकी वजह से इंडस सिविलाइजेशन का डिक्लाइन हुआ। और इसके बाद माना जाता है कि बाहर से, यानी कि बाहर से क्या हुए थे, लोग आए थे, उन्होंने ही आके सिंधु वाले रेंज में, यानी उस क्षेत्र में रह करके एक पूरा का पूरा क्या किया, उन लोगों ने एक कल्चर डेवलप किया, और वो क्या क्या कहलाया आपको, वो आर्यन कल्चर कहलाया। हाँ, वो क्या कहलाया, आर्यन कल्चर कहलाया, या आर्य की संस्कृति भी हम लोग देख रहे हैं। तो वैदिक कल्चर वही है जब आर्यों का भारत में आगमन हो रहा होता है। तो उस टाइम पर पूरा इंडस सिविलाइजेशन क्या हो चुका था, खत्म हो चुका था। लेकिन यहाँ पर एक चीज आपको और बता दूं कि हमेशा क्या होता है, तरक्की जो होती है वो कैसे होती है कि भाई आप अभी इस पोस्ट में, फिर इस पोस्ट पे जाएंगे और ऊपर पोस्ट पे। यहाँ हम लोग क्या देख रहे हैं, देखिए यही होता है ना कि भाई शहर से महानगर होगा या नहीं होगा, डेवलपमेंट यही है ना। विकास का मॉडल क्या होगा भाई, किसी का विकास होगा, नाम होगा तो आप उसे बुरा मत मानिएगा, मैं एक बात कह रही हूँ, विकास का जो मॉडल होता है, यानी डेवलपमेंट का जो मॉडल होता है वो यही होता है ना। हाँ जी, शहर से महानगर होता है ना, यानी कि सिटी से मेट्रोपॉलिटन तक जाते हैं हम लोग, यही होगा ना, यही होगा। लेकिन शहर से गांव की ओर आपने सुना है, यानी उसका विलेज का फॉर्मेट हो जाए एकदम अचानक से। तो यही तो मैं बता रही हूँ, इसीलिए तो अलग है ये, इतिहास में इसको जगह क्यों दिया गया है, समझ में आई बात? क्या इतिहास में होने वाली जितनी घटनाएं हैं सबको दे दिया जाता है जगह? नहीं, वो जिसने क्या किया हो, इतिहास की दशा और दिशा को मोड़ा हो, ठीक है, बिल्कुल। तो ये चीज समझिएगा कि हमेशा डेवलपमेंट कैसा होता है, शहर से महानगर की ओर। लेकिन सिंधु के कंटेक्स्ट में, इसमें वैदिक कल्चर में हम लोग क्या देख रहे हैं कि हम क्या हो रहे हैं, शहर से गांव की ओर बढ़ गए। तो पूर्ण रूपेण ग्रामीण सभ्यता थी कौन सी, वैदिक संस्कृति, ठीक है। तो वैदिक संस्कृति की अगर हम लोग बात करें तो ये क्या है, ये पूर्ण रूपेण ग्रामीण संस्कृति थी। इट वॉज कंप्लीटली रूरल बेस्ड सोसाइटी, इट वॉज कंप्लीटली रूरल बेस्ड सोसाइटी, या रूरल सोसाइटी कह लीजिए, या ग्रामीण आधारित जिसको कहते हैं सोसाइटी, वो था यहाँ पर। तो ये एक बहुत बड़ा क्या हुआ था, चेंजेस हुआ था, यानी पूर्ण रूपेण क्या था, ये पूर्ण रूपेण ग्रामीण सभ्यता थी, सभ्यता थी। अब बात करें कि हम लोग क्या देखते हैं कि जो मध्य एशिया से बहुत सारे ऐसे लोग आए थे। अब इसको लेकर क्या है, अलग अलग लोगों ने अलग अलग क्या किया है, अपने विचार दिए हैं। किसी का कहना है, जैसे बाल गंगाधर तिलक ने कहा कि ये आर्कटिक क्षेत्र से आए थे, क्योंकि इस समय पे जो टेक्स्ट मिले हैं उसमें बोला गया है कि 6 महीना दिन हुआ करता था, 6 महीना रात हुआ करता था। तो इससे पता चलता है कि ये लोग जो थे वो आर्कटिक से ही होंगे, जहां पर 6 महीना क्या होता है, दिन होता है, और 6 मंथ वहां पे क्या होती है, रात होती है।
लेकिन उन सब में सबसे ज्यादा बात किसी की ऑथेंटिक मानी जाती है तो वो किसका है, मैक्स मूलर का। इनका नाम मैक्स मूलर महोदय हैं ये, ठीक है ना, मैक्स मूलर महोदय हैं ये। इनकी बात को सबसे ज्यादा क्या किया गया है, जो डेट मैंने बताया आपको 1500 से 1000 के आसपास में, ये तिथि इन्होंने ही क्या की थी, फाइनलाइज की थी। और इनके द्वारा ही कहा गया था कि जो आर्य थे, आर्य लोग मध्य एशिया से आए थे, मध्य एशिया से आए थे, एशिया से आए थे, यानी सेंट्रल एशिया से आर्यंस आए थे। इट मीन्स आर्यंस केम फ्रॉम सेंट्रल एशिया, फ्रॉम सेंट्रल एशिया। तो यानी मान्य किसको रखा गया, इसको रखा गया, यानी मैक्स मूलर साहब ने जो बोला उस बात को किया गया। उसके बाद अगर हम लोग बात करें कि इन्होंने क्षेत्र में, कौन से क्षेत्र में ये रहने लगे थे, तो आर्य जो थे, ये जो आर्य लोग हैं, आर्य लोग सप्त सैंधव क्षेत्र में रहने लगे। आर्य लोग सप्त सैंधव क्षेत्र में रहने लगे थे, ठीक है ना। सिंधु और उसके आसपास का जो एरिया है, अब आपका क्वेश्चन आ जाएगा कि सप्त सैंधव जो है वो कौन सी संस्कृति से जुड़ा हुआ है या कौन से कल्चर से जुड़ा हुआ है, तो हम लोग क्या देखते हैं, ये वैदिक संस्कृति का क्या था, पार्ट था। ये क्या है, वैदिक संस्कृति का पार्ट था, ठीक है। अब बात करें कि ये जो सप्त सैंधव है, तो आर्यों का जो क्षेत्र हुआ, कि आर्यों का एरिया कौन सा था, आर्यों का क्षेत्र। अच्छा एक चीज बताइए, ये जो संस्कृति चल रही है आपको, वैदिक संस्कृति, क्या आर्य इस समय गंगा नदी के क्षेत्र में आ चुके थे? हाँ, नहीं आए थे क्या? हाँ, उत्तर वैदिक काल में, याद होगा आप लोगों को, जो मैंने बताया भी था कि सदानीरा वाली जो नदी के आसपास में हम लोग देखते हैं कि उसमें बताया गया कि ये लोग वहां तक पहुंच चुके थे। तो ये चीज याद रखिएगा कि इनका जो एरिया था, यानी कि जो आर्यंस थे, इनके एरिया की बात करें कि इनका क्षेत्र कौन सा था, तो पश्चिमोत्तर भारत। कौन सा भारत, ये रहा पश्चिमोत्तर, ये है क्या, पश्चिमोत्तर। कैसा बन गया मैप ये, पता नहीं क्या बन रहा है आज। हाँ, ये हो गया पश्चिमोत्तर भारत, पश्चिमोत्तर भारत। और सप्त सैंधव रीजन, कहाँ रहते थे ये, पश्चिमोत्तर भारत और सप्त सैंधव क्षेत्र में। आर्यों का क्या था, ये बेसिकली एरिया था जहां ये लोग रहते थे। नॉर्थ वेस्टर्न जो एरिया है वो, और सप्त सैंधव वाला जो रीजन है, वहां आर्य लोग रहते थे। इनके बारे में जानने का जो सोर्स है, जो आर्यंस आए, इनके बारे में जानने का जो सोर्स है, दैट इज वेदास। सोर्स क्या है हमारे पास, स्रोत क्या है, वेद है। इसी वेद से हमें इन लोगों के बारे में क्या है, पता चलता है, ठीक है ना। इसी वेद से हम लोग क्या देखते हैं, इनके बारे में पता चलता है, ठीक है। अब आते हैं कि जो वेद है, जो चार वेद हैं, इन चारों वेद का क्या अपना इंपॉर्टेंस क्या है, तो यहाँ पर अजय जो आपकी पीटी के पर्पज से भी क्या है, इंपॉर्टेंट है। जैसे आप आ जाइए ऋग्वेद, ऋग्वेद, ठीक है। तो ऋग्वेद को पढ़ने वाले, जो लोग पढ़ते थे, पढ़ने वाले को क्या कहा जाता था, होता या होत्री, होता या होत्री, ठीक है। दूसरा जाइए यजुर्वेद, यजुर्वेद की बात करें हम लोग, दूसरा यजुर्वेदा की बात करें तो इसे जो लोग पढ़ते थे उसे क्या कहा जाता था, अर्धवर्यु। दे वर नोन एज अर्धवर्यु, इन्हें क्या कहा जाता था, अर्धवर्यु। अब आ जाइए सामवेद, सामवेद की बात करें तो इसे जो लोग पढ़ते थे उसे क्या कहा जाता था, इन्हें कहा जाता था उद्गात्या, या उद्गताया भी कई जगह मिलेगा, तो उद्गात्या, दे वर नोन एज उद्गात्या। एंड फाइनल अगर हम लोग बात करें, अथर्ववेद को पढ़ने वाले को कुछ कहा जाता था क्या, क्या कहा जाता था? कुछ भी है, कुछ भी। सुनिए, मैंने क्या कहा, ये जो तीन वेद है ना, अभी मैंने आपको बताया कि ये तीनों के तीनों कंबाइनली रूप से क्या, किस नाम से जाने जा रहे हैं, वेदत्रयी, ठीक है ना। तो वेदत्रयी इन द सेंस कि वेद को मेनली माना जाता है पंडित इंसान, हाँ जी,
देखिए अथर्ववेद जो है ना ये सबके लिए था। मैंने क्या कहा, दिस कॉमन बुक, जिसको आप क्या कहेंगे, कॉमन, कॉमन फॉर ऑल। तो इसका मतलब जब ये सबके लिए सामान्य हो गया तो इसका मतलब ये है कि ये अब जो है बहुत विशिष्ट बुक नहीं कहलाएगी। समझ गए आप? यानी अगर जैसे ये 3 बुक्स है, ये 3 बुक्स हो गए, जैसे हमारे यहाँ छोड़िए, अगर पंडित जी को ही आप बुलाते हैं, पूजा पाठ करते हैं, तो वो कहीं ना कहीं से विशिष्ट हैं, क्योंकि उनके पास ऐसा नॉलेज है जो आपके पास नहीं है ना? अगर आपके पास ही वही नॉलेज हो जाए तो आप भी, आपको फिर उनकी क्या रिक्वायरमेंट है? समझ रहे हैं आप? तो सेम वैसा ही है कि ऋग्वेद को जो लोग पढ़ते थे वो स्पेशल लोग हुआ करते थे, यानी कुछ कम ही लोग पढ़ते थे जिनको होता या होत्री बोला जाता था। यजुर्वेद को वो लोग पढ़ते थे, उन्हें अर्धवर्यु, यानी ये भी एक स्पेशल क्लास के लोग थे जो पढ़ते थे, सभी लोग को अलाउ नहीं था। सामवेद की बात करें तो इसको क्या है, ये इसे ये भी माना जाता है भारतीय संगीत का उद्गम हुआ है इससे, भारतीय संगीत का उद्गम हुआ है इससे, यानी ओरिजिन ऑफ इंडियन म्यूजिक, ओरिजिन ऑफ इंडियन म्यूजिक। ठीक है, तो ये क्वेश्चन आपका आता है कि इसमें तो एक बात बताइए, अगर इसमें क्या कहते हैं, ये भारतीय संगीत इससे ओरिजिन हो रहा है, तो ये गद्य में होगा या पद्य में होगा? किस में होगा ये? हाँ, गद्य और पद्य दोनों में है। किसमें? पद्य में होगा, बिल्कुल, दोनों में नहीं होगा, क्योंकि इसको जब भी आप पढ़ेंगे, प्रोज जिसको बोलते हैं, इट मीन्स इसको आप जब भी पढ़ेंगे गा करके ही पढ़ना है इसे। तो गद्य में कहां से होगा? गद्य का मतलब होता है कि उस बात को आप नॉर्मली बोल सकिए, तो गद्य इट मीन्स गद्यांश, तो गद्यांश नहीं है, प्रोज यानी कि पद्य में है। और आप सामवेद की क्वालिटी यही थी, सा रे गा मा पा, ये जो इसका ओरिजिन है ये कहां से हुआ है? सामवेद से। तो अगर आपको ये पढ़ना है तो इसका मतलब है कि ये गा के ही पढ़ना है, इसीलिए इसको पढ़ने वाले को उद्गात्या कहा गया, यानी गा करके पढ़ने वाला। ठीक है, अथर्ववेद की बात करें तो देखिए अथर्ववेद में हम लोग क्या देखते हैं, इसके कुछ चीजें और, कि इसमें औषधि के बारे में जानकारी है, औषधि, जादू टोना, जादू टोना, वशीकरण, वशीकरण समझते हैं आप लोग? हिप्नोटाइज इसको बोला जाता है, हिप्नोटाइज इसको बोला जाता है, वशीकरण। तो यानी ये क्या है, ये सभी ये सब जो चीजें होती हैं, जैसे जादू टोना करना, या आप अपने जीवन में अच्छा कर रहे हैं तो आस पड़ोस के लोग कहेंगे भाई, या जो भी इस तरह की चीजें आप सोसाइटी में आप देखते हैं, तो ये सब क्या, ये सब कॉमन लोगों के बीच ये सब चीजें प्रचलित होती हैं कि भाई किसी को वश में कर लो, ठीक है, उसके ऊपर जादू टोना कर दो। अच्छा, जनरली जो नॉलेज होता है औषधि से संबंधित कि भाई क्या उपचार किया जाए, तो ये सारी नॉलेज हमें किसमें मिलते हैं? अथर्ववेद में। ठीक है, ये किस में मिलते हैं हमें जानकारी? अथर्ववेद में। और एक चीज और है, अगर बात किया जाए ऋग्वेद को किसने लिखा था? हु रोट ऋग्वेदा? किसने? किसने? विश्वामित्र ने। अच्छा, और किसने लिखा था? ऋग्वेद को किसने लिखा था जी, जरा बताइए तो आप सभी लोग, ऋग्वेद की रचना किसने की थी? ऊपर में क्या लिखा है? गणेश। अच्छा, देखिए इसके बारे में है कि विश्वामित्र द्वारा क्या है, ये रचित है। विश्वामित्र उस टाइम पे जो भी लोग थे ना, महर्षि हुआ करते थे, महर्षि है ना, विश्वामित्र द्वारा रचित है, द्वारा रचित है। और एक होता है कंपाइल करना ना, कंपाइल इन द सेंस कि ये एक जगह नहीं था, इसको अलग अलग चैप्टर्स हैं जिसको क्या किया गया, कंपाइल यानी संकलन किया गया है। तो संकलन की बात करें तो महर्षि कृष्ण द्वैपायन ने क्या की थी? हाँ, महर्षि कृष्ण द्वैपायन ने क्या किया था, इसको इसे संकलित किया था। महर्षि कृष्ण द्वैपायन ने इसे संकलित किया था। संकलित समझ गए आप लोग किसे कहते हैं? यानी चैप्टर्स क्या है, ठीक है, हमने लिखना शुरू किया। और ऋग्वेद में ऐसा है कि इसमें बहुत सारी अलग अलग महिलाएं, विदुषी ने भी क्या किया, इसमें अपना कंट्रीब्यूशन दिया है। तो कई सारे लोगों ने मिलकर क्या किया है, इसे लिखा है। और फाइनली जो कंपाइलेशन की बात करें, जैसे अलग 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 चैप्टर हो गए, जैसे आप जानते हैं कि ऋग्वेद में, यानी कि अगर बात करें ऋग्वेद की,
तो इसमें क्या है, 10 मंडल हैं, 10 मंडल। 10 मंडल को आप समझिए चैप्टर, ठीक है ना, मंडल को हम क्या समझेंगे, चैप्टर। 10 चैप्टर हुए, ठीक है। तो अब इसमें जो है 10 चैप्टर हुए, तो ये अकेले नहीं, यानी इसको, इसमें सबका क्या रहा है, कंट्रीब्यूशन रहा है, इसमें क्या रहा है, सबका कंट्रीब्यूशन रहा हुआ है। अब इसमें जैसे पूछा जाए कि इसका जो 10वां मंडल है, इसका जो 10th चैप्टर हुआ, जो इसका 10th मंडल हुआ, 10th मंडल हुआ, इसी में हम लोग क्या देखते हैं, 10th मंडल में ही क्या बताया गया है, 4 वर्णों के बारे में बताया गया है ना, 4 वर्णों के बारे में क्या किया गया है, बताया गया है। ये 10th मंडल में है क्या स्टूडेंट, पुरुष सूक्त है, पुरुष सूक्त है, ठीक है, पुरुष सूक्त है। और इसमें ही क्या किया गया है, 4 वर्णों के बारे में बताया गया है, वर्णों के विषय में बताया गया है, में बताया गया है। इट मीन्स जो 4 वर्णास जो है, यानी वर्णास, 4 वर्णास जो है वो किस में है, वो 10वें मंडल में है, यानी 10 जो चैप्टर हुआ उसमें है। एक बहुत फेमस देवता हुआ करते थे, इनका नाम था सोम देवता, वो 9th चैप्टर में है। जो क्वेश्चन मैं आपको बता रही हूँ उसमें कि अगर कभी क्वेश्चन आ जाए, इसका जो 9th जो मंडल है, यानी 9th मंडल की बात करें तो इसमें क्या है, यह इट वॉज डिवोटेड टू गॉड सोम, डिवोटेड टू गॉड सोम, सोम देवता को समर्पित है, सोम देवता को समर्पित है ये, ठीक है ना। किसको समर्पित है ये, देवता सोम को समर्पित है। 9th चैप्टर जो है इसका, 9th चैप्टर जो है वो किसको समर्पित है, देवता सोम को समर्पित है। अब आते हैं इसमें, इसमें ही यहां पर आप लोगों ने लिख ही लिया होगा, आ जाइए। अब बात करें इसमें कि जैसे कितने इसमें चैप्टर हैं, जैसे ऋग्वेद की ही बात करें, अगर हम लोग ऋग्वेद की बात करें तो इसमें क्या है, 10 मंडल, 10 मंडल, 1058 सूक्त, ठीक है ना। 1058 क्या है, सूक्त है इसमें, 1028 सूक्त है, सॉरी 1028 सूक्त है, 1028 क्या है, सूक्त है। और इसके अलावा क्या है, इसमें मंत्र जो होते थे वो कितने हैं, तो 580 क्या है, मंत्र है। मंत्र को बोलते हैं स्टूडेंट इंग्लिश वाले हाइम्स, ठीक है ना। ये क्या है, इसमें मंत्र कितने हैं, हाइम्स कितने हैं, 10580, 1028 सूक्तास हैं, यानी सूक्त हैं, 10 मंडल हैं, यानी चैप्टर हैं इसमें। इट कंसिस्ट, यानी इसमें क्या क्या है ऋग्वेद की बुक में, ठीक है। अब इसमें बात करें जो सबसे फेमस गायत्री मंत्र है, सबसे फेमस गायत्री मंत्र है वो किसमें है, जो सबसे फेमस गायत्री मंत्र की बात करें वो किसमें है, हाँ आ जाइए। यहां पर बात करेंगे जो सबसे फेमस गायत्री मंत्र है वो कौन से मंडल में है, गायत्री मंत्र किसमें है, वो 3रे मंडल में है, 3रे मंडल में है। ओम भूर्भुवः स्वः जो हम पढ़ते हैं, तो गायत्री मंत्र किसमें है, ये बहुत सबसे ज्यादा क्या है, फेमस है, तो ये 3रे मंडल में है, ठीक है ना। और ये 3रे मंडल में किसको समर्पित किया गया था, तो ये सूर्य देवता सावित्री को समर्पित किया गया था, सूर्य देवता सावित्री को समर्पित किया गया था। किया गया था, ठीक है, 3रे मंडल में। अब इसमें बात करें, एक इसमें क्या है, जो इसका 8वां मंडल है, यानी 8वां जो चैप्टर है,
8th मंजिल जो है वो क्या है, हस्तलिखित, यानी हाथ से लिखा गया है। हस्तलिखित ऋचाओं को खील कहा गया है इसमें। हस्तलिखित ऋचाओं को खील कहा गया है, को खील कहा गया, यानी हाथ से जो लिखी गई जो रचनाएं थी, हाँ, हाथ से लिखी गई रचनाओं को क्या कहा गया, खील। खील हैंड रिटेन जो भी टेक्स्ट है, हैंड रिटेन जो है इन्हें क्या कहा गया है, खील कहा गया है। ठीक है, तो ये क्या है, इसके जो मंडल हैं, यानी अलग अलग चैप्टर में हम लोग क्या देखते हैं, इसमें कुछ बातें की गई हैं जो बताई गई हैं। अब इसमें आ जाइए कि इनके क्या है, अपने अपने ब्राह्मण ग्रंथ है। ब्राह्मण ग्रंथ का मतलब ये होता है, चूंकि ये टेक्स्ट जो है वो सबके समझ में नहीं आ सकते हैं, हाँ, सबके समझ में नहीं आ सकते हैं, तो इसको इजी करने के लिए क्या किया गया, ब्राह्मण ग्रंथ लिखा गया। इट मीन्स कि जो ब्राह्मणों के द्वारा लिखा गया, दैट इज नोन एज ब्राह्मण टेक्स्ट। तो हर का क्या है, यानी ये चारों वेद के क्या है, अपने अपने ब्राह्मण ग्रंथ हैं। अब वो चारों ग्रंथ कौन से हैं, आ जाइए। सबसे पहले बात करें हम लोग किसकी, ऋग्वेद की। ऋग्वेद की अगर बात करें, इसका जो ब्राह्मण ग्रंथ है, ब्राह्मण टेक्स्ट, इसके ब्राह्मण टेक्स्ट की बात करें तो कौन सा है इसका ब्राह्मण टेक्स्ट, तो देख लीजिए, इसका ब्राह्मण टेक्स्ट है आपको ऐतरेय और कौशितकी। ऐतरेय और कौशितकी, इट मीन्स ऐतरेय एंड कौशितकी। ठीक है, ये था ऋग्वेद का। नेक्स्ट अगर हम लोग अब आएंगे, इसमें हो गया आपका, सॉरी, नेक्स्ट अगर हम लोग आएंगे तो वो हो गया हमारा कौन सा, यजुर्वेद, यानी कि व्हाट इज द ब्राह्मण टेक्स्ट ऑफ यजुर्वेद। यजुर्वेद के जो ब्राह्मण टेक्स्ट हैं वो कौन से हैं, शतपथ तथा तैत्रीय ब्राह्मण। शतपथ तथा तैत्रीय ब्राह्मण, इट मीन्स शतपथ एंड तैत्रीय, तैत्रीय ब्राह्मण, ये क्या है, इसके ब्राह्मण टेक्स्ट है यजुर्वेद। सामवेद की बारे में बात करें, सामवेद का कौन सा है, ब्राह्मण टेक्स्ट ऑफ सामवेदा। सामवेद के ब्राह्मण ग्रंथ को अगर बारे में बात करें तो वो कौन से ग्रंथ है, सामवेद के कौन से हैं, तो सामवेद के देख लीजिए, इसके कौन से हैं, तांड्य और जैमिनीय। तांड्य और जैमिनीय, ठीक है ना, इट मीन्स तांड्य एंड जैमिनीय। जैमिनीय, ये क्या है, इसके ब्राह्मण ग्रंथ है। अथर्ववेद की बात करें तो उसका सिर्फ क्या है, एक है, जिसका नाम क्या है, गोपद। अथर्ववेद की बारे में बात करें, अथर्ववेद के बारे में बात करें तो इसका क्या है, वन एंड ओनली इसके ब्राह्मण ग्रंथ है, दैट इज गोपद। प्लीज नोट डाउन, इसको नोट डाउन कर लें, गोपद, गोपद ब्राह्मण। गोपद क्या है, ब्राह्मण, ठीक है, गोपद ब्राह्मण हम देखते हैं। ठीक है, बाद में हम लोग क्या देखते हैं, एक इसका एक क्या कहते हैं, जो फिलोसफिकल पार्ट है उसे बोला जाता है उपनिषद। जो इसके जो फिलोसफिकल पार्ट है दैट इज नोन एज उपनिषद्स, ठीक है ना, इसे उपनिषद कहा जाता है। इनकी संख्या की बात करें कि इनकी संख्या क्या है, कितने ये नंबर में उपनिषद जो है, इनकी संख्या कितनी है, 108 है।
108 है। और उसके अलावा जैसे आप लोगों को पता है पुराण बार बार आप लोगों को आया था, तो महापुराण की बात करें, महापुराण की बात करें, ये कितने हैं? जैसे हम लोग पुराणों में देख रहे थे कि बार बार पुराण के नाम आ रहे थे, तो ये 18 है। और वेदांग जो सबसे अंत का जो पार्ट है, यानी बाद में जो सबसे लास्ट में लिखी गई, वो कितने हैं? 6 हैं। वेदांग की जो संख्या है वो कितनी है? 6 है। वेदांग जो है वो 6 है। उपनिषद का मतलब होता था उस टाइम पे कि जो फिलोसफिकल पार्ट्स जो हुआ करते थे, यानी वैदिक टेक्स्ट के जो फिलोसफिकल पार्ट को, दार्शनिक पार्ट को जो अलग से लिखा गया, दैट इज नोन एज उपनिषद, ठीक है ना। महापुराण, पुराण का मतलब ही ये था कि मैंने बताया था कि जो हिस्टोरिकल घटनाएं थी उसको जो लिखा जाने लगा तो वो पुराण कहलाए, ठीक है ना। हिस्टोरिकल घटनाओं को जब लिखा जाने लगा महर्षियों के द्वारा, ऋषियों के द्वारा, तो वो पुराण कहलाया, ठीक है। वेदांग का मतलब होता है कि वेद का अंग, यानी वेद का ही पार्ट है। और जैसे कि शिक्षा हो गया, निरुक्त हो गया, कल्प हो गया, तो ये 6 उसके क्या है? पार्ट है। और उन 6 पार्ट को क्या किया है? अलग अलग तरीके से बताया गया है। उसी वेद से निकाल करके ये 6 पार्ट को अलग से डिफाइन किया गया है, तो इसे भी माना क्या जाता है? वेदांग, ठीक है ना। एक होता था अरण्यक, तो अरण्यक में जनरली वो होता था जो जंगलों में गुरु के समीप बैठ करके जो बुक्स लिखी जाती थी, दैट इज नोन एज अरण्यक, ठीक है ना। उसे क्या कहा जाता था? अरण्यक कहा जाता था। अगर अरण्यक की बात करें, जंगलों में गुरु के समीप बैठकर लिखा जाना, गुरु के समीप लिखा जाना, यानी इनके पास में बैठ करके जो बुक्स लिखी जाती थी वो क्या कहलाती थी? आरण्यक, दैट इज नोन एज आरण्यक। इसे क्या कहा जाता था? आरण्यक, ठीक है। इसे क्या कहते थे? आरण्यक कहते थे। तो ये देखिए, ये बेसिकली क्या था उस टाइम पर जो हम लोग बात कर रहे थे। अब आ जाते हैं, इसको इस तरह से समझिए, यानी आर्यंस आए, आर्यों के बारे में अलग अलग क्या धारणाएं हैं, लेकिन सबसे सटीक धारणा माना जाता है मैक्स मूलर महोदय का। उसके बाद बात करें कि जब आर्य आए थे सिंधु सभ्यता के पतन के बाद, तो वो कौन से क्षेत्र में भारत के रह रहे थे? तो वो रह रहे थे स्पेशली सिंधु का जो क्षेत्र है वो, और साथ के साथ हम क्या देखते हैं, पश्चिमोत्तर जो भारत है वहां पर इनका एरिया हुआ करता था। नेक्स्ट बात करें कि इनके बारे में पता कब चलता है, तो इनके बारे में इस टाइम पर वेदों की रचना हुई थी। वेदों की में क्या है? 4 वेद थे, और उन्हीं के माध्यम से हमें इस टाइम पे पता चलता है। इन वेद में सबसे ज्यादा अगर बात करें तो किस देवता के बारे में सबसे ज्यादा डिस्क्राइब किया गया है? सबसे ज्यादा डिस्क्राइब किया गया है किसके बारे में? इंद्र देवता के बारे में, इंद्र देवता के बारे में, ठीक है ना। सबसे ज्यादा किसके बारे में इनको, इंद्र देवता को क्या कहा जाता था? पुरंदर, किलों को तोड़ने वाला, ठीक है। इनके बारे में सबसे ज्यादा अगर किसी की स्तुति हम लोग देख रहे हैं तो वो इंद्र देवता की है इस समय पे, ठीक है। तो देखिए यहाँ पर कुछ चीजें समझिएगा। जैसे हम लोग देखते हैं कि स्पेशली जो हिंदू धर्म जो है, यानी माना जाता है कि वैदिक काल के आने से ही एक नया कॉन्सेप्ट शुरू हुआ था, जो कि सिंधु के पास में ये डेवलप हुआ था। तो माना जाता है हिंदू धर्म जो है अब रिलीजन के तौर पे जो डेवलप हुआ वो यहीं पर हुआ, ठीक है। अब इसमें बात करें हम लोग क्या कि ये तो ये हो गया। उसके अलावा बात करें कि ये जो वैदिक कल्चर जो था, जैसा कि मैंने बताया, ये ग्रामीण पृष्ठभूमि पे था, यानी पूरी तरह से क्या था? रूरल बेस्ड सोसाइटी था, ठीक है। तो यहाँ पर शहरीकरण नहीं दिख रहा है हम लोगों को। और उसके अलावा इस सोसाइटी में एक नई चीज दिखती है कि गायों का इंपॉर्टेंस बढ़ जाता है। इसका मतलब है कि डेयरी प्रोडक्ट जो होते हैं, दुग्ध उत्पादन के जो सामान होते हैं, उसका ज्यादा यहाँ पर क्या था? खपत था, या उस पे ही ये लोग क्या थे? बेस्ड थे। तो ऑब्वियस सी बात है कि अगर आपके जो बेसिक नीड्स में, यानी आपकी डेली लाइफ में जिसका इंपॉर्टेंस सबसे ज्यादा, जो आपके खान पान में सबसे अधिक यूज हो रहा है, तो उसका क्या होगा? इंपॉर्टेंस बढ़ेगा ही। तो गाय के प्रोडक्ट्स को अगर ज्यादा बढ़ गया, यानी उसका ज्यादा हम लोग खपत करने लगे, खाने में यूज होने लगा, तो ऑब्वियस सी बात है कि गाय का इंपॉर्टेंस भी क्या हो जाएगा? बढ़ जाएगा। तो उस टाइम पे अगर युद्ध भी हुआ करता था तो इसी कारण हुआ करता था कि अगर किसी ने किसी की गाय चोरी कर ली तो क्या होता था? युद्ध होगा ही होगा, ठीक है। तो कुछ पॉलिटिकल संस्थाएं भी थी इस टाइम पे जो काम कर रही थी। जैसे अगर बात करें तो इनकी राजनीतिक संस्थाएं कौन सी थी? यानी पॉलिटिकल इंस्टीट्यूशंस की बात करें, पॉलिटिकल इंस्टीट्यूशंस की बात करें तो देखिए 3 थी, सभा, समिति और विधत। 3 थी, सभा, यानी हम लोग देख क्या रहे हैं कि प्रॉपर क्या चीजें बिल्कुल इसमें, सभा, समिति
समिति एंड विदत। आपका अगर क्वेश्चन आ जाए कि इनका जो पॉलिटिकल संस्था था वो क्या था, सभा, समिति और विदत इनके पॉलिटिकल इंस्टीट्यूशंस हुआ करते थे, यानी इनके क्या थे, राजनीतिक जो है। अब देखिए सभा में बात करें तो इसमें कौन से लोग पार्टिसिपेट करते थे, किसका पार्टिसिपेशन होता था, तो इसमें वृद्ध लोग, इसमें वृद्ध और अभिजात वर्ग के लोग आते थे, अभिजात वर्ग के लोग होते थे, यानी कि जो ओल्ड होते हैं, ओल्ड एंड एलाइड क्लास, वी कैन से दैट ओल्ड एंड एलाइड क्लास, ठीक है ना, जिसको एलिड क्लास भी कहते हैं। ओल्ड एंड एलिड क्लास, इनकी संस्था कौन थी, सभा थी। समिति की बात करें, ठीक है ना, समिति की बात करें हम लोग तो ये थी, ये मेन केंद्रीय जो राजनीतिक संस्था जिसको कहते हैं, केंद्रीय राजनीतिक संस्था के तौर पर यही थी। केंद्रीय राजनीतिक संस्था कौन थी इनकी, यानी सेंट्रल जिसको कह सकते हैं कि बिल्कुल जो मेन जो था वो समिति हुआ करता था। विदत के बारे में अगर हम लोग बात करें तो यहां पर हम लोग क्या देखते हैं, विदत के बारे में अगर हम लोग बात करें तो ये क्या था, विदत जो है यहां पर ये जो संस्था थी यह धर्म, यानी धर्म से संबंधित और युद्ध से संबंधित निर्णय लिए जाते थे, या जो मैटर वो देखे जाते थे युद्ध से संबंधित। यहाँ धर्म और युद्ध से संबंधित विषय देखे जाते थे, विषय देखे जाते थे। जैसे आज के टाइम पे हमारा लोकसभा है ना, रिलीजन एंड वॉर, रिलीजन एंड वॉर रिलेटेड इश्यूज, यहाँ क्या किया जा रहा है, रिलीजन और वॉर से संबंधित जो भी इश्यूज थे वो देखे जाते थे। बट द मेन इंस्टीट्यूशन वाज समिति। समिति क्या थी, इनकी केंद्रीय राजनीतिक संस्था थी, और जो भी महत्वपूर्ण जो निर्णय होते थे, सभी महत्वपूर्ण निर्णय यही लिए जाते थे, सभी महत्वपूर्ण निर्णय यही लिए जाते थे। यानी कि ऑल काइंड ऑफ इंपॉर्टेंट या मेजर डिसीजंस जिसको बोलते हैं, जो भी इंपॉर्टेंट डिसीजंस होते थे वो क्या होते थे, यहां पर लिए जाते थे, ठीक है ना। यहां कहां लिखे हैं हम, पुरंदर बोला जाता था इन्हें, मनीला पुरंदर बोला जाता था, और किलों को तोड़ने वाला। तो सबसे ज्यादा ऋग्वेद में हम क्या देखते हैं कि किसी भगवान की सबसे ज्यादा चर्चा हो रही है तो वो किसकी है, वो हो रही है इंद्र देवता की। एक चीज और समझिएगा कि ये वो समय नहीं है, यानी कि एक टाइम आता है बाद में। अभी क्या है, अभी बहुत अवतार नहीं है, यानी एक ही भगवान है, उनके बहुत अवतारवाद हम लोग नहीं देखते हैं। बाद में हम लोग क्या देखते हैं, सत्यम। अभिजात वर्ग का मतलब होता है, इट मीन्स एलाइट क्लास ऑफ सोसाइटी। गण के बारे में बहुत ज्यादा नॉलेज नहीं है स्वाति, गण के बारे में बहुत ज्यादा हमारे पास सोर्सेज नहीं है कि व्हाट इज द एग्जैक्टली रोल ऑफ गण। हाँ, गण भी था, बिल्कुल सही है कि गण भी था, बट इसका क्या रोल रहा था, इसकी क्या भूमिका थी, वी डोंट हैव सोर्सेज, वी डोंट हैव सोर्सेज। हमारे पास इससे रिलेटेड क्या है, सोर्सेज नहीं है गण के बारे में, ठीक है ना। सत्यम पूछ रहे हैं अभिजात वर्ग के बारे में। अच्छा चलिए बता देती हूँ। देखिए 3 संस्था है, पॉलिटिकल इंस्टीट्यूशन, जैसे हमारे यहाँ भी लोकसभा है ना, कि लोकसभा में जो भी डिसीजन, जो भी बिल पारित होगा वो फाइनल माना जाता है। सेम वैसे ही क्या था, उस टाइम पे समिति हुआ करती थी। समिति में जो भी डिसीजन लिया जाता था किसी भी मुद्दे पे, वो फाइनल माना जाता था। तो एक तरह से सेंट्रल ऑर्गेनाइजेशन के तौर पर देखिए, या पॉलिटिकल इंस्टीट्यूशन का मतलब ही हो गया कि जहाँ पे सोसाइटी से संबंधित अलग अलग निर्णय लिए जाते थे। एक सभा हुआ करती थी, जैसे आपको एग्जाम्पल में मैं बताऊं कि पूरे जापान में आज भी एक कल्चर है कि जो भी बूढ़े लोग होते हैं सबसे पहले उनसे राय लिया जाता है किसी भी इश्यूज पर, ठीक है ना। ये एक तरीका होता है हर जगह का। तो इस टाइम पे क्या था कि वृद्धों के लिए भी एक संस्था बना दी गई थी जो सभा कहलाती थी। वहां पर ये लोग क्या करते थे, इकट्ठे होते थे। और एलाइड क्लास, तो एक चीज बताइए, जो लोग समिति से जुड़े होंगे क्या वो अभिजात वर्ग के नहीं होंगे, होंगे या नहीं होंगे? हाँ जी जल्दी बताइए।
समिति से जो लोग जुड़े होंगे क्या वो अभिजात वर्ग के नहीं होंगे? तो ऑब्वियस सी बात है कि यहाँ के कुछ लोग हम लोग कहाँ दिख रहे हैं, यहाँ दिखेंगे हम लोगों को। तो ये लोग मिल करके फिर क्या करते हैं, जो बूढ़े लोग हैं वो राय देंगे अपना, है ना, वो अपनी तरफ से आपको कुछ बताएंगे, कुछ आपको सलाह दे सकते हैं। तो ये लोग जब इकट्ठे होते होंगे तो ऑब्वियस सी बात है कि कुछ ना कुछ चीजें सामने आती होंगी। फिर यही जो अभिजात वर्ग है यहाँ पहुंचेगा, और फिर जब ये यहाँ आएगा तो वो क्या करेगा, फिर अपनी बातों को यानी इन सारे बातों को ध्यान में रखते हुए एक निर्णय लिया जाता था। एक कॉमन निर्णय जो होता है कि क्या हित में रहेगा, उस तरह के डिसीजन लिए जाते थे। विदथ जो था वो धर्म से संबंधित और युद्ध से संबंधित कि क्या किया जाए, ये सारे डिसीजन विदथ जो है वहां ली जाती थी। हाँ जी, क्लियर है ये आप लोगों को? इज इट क्लियर? ये क्लियर है आप लोगों को? हाँ, ठीक है। तो इस तरह से हम क्या देखते हैं, देखिए ये चीजें जो समझ गए आप लोग कि वैदिक एज में हम लोग क्या देखते हैं, मैंने आपको बताया कि कौन लोग थे, कहाँ से आए थे, सिंधु सभ्यता के पतन के बाद कैसे ये संस्कृति डेवलप हुई, और ये पूरी तरह से क्या थी, ग्रामीण सभ्यता थी, ठीक है। और यहाँ पर भी क्या था, पॉलिटिकल इंस्टीट्यूशन दिख रहा है। कल हम लोग इसी में क्या करेंगे, थोड़ा सा और जिसका रेस्ट पार्ट जो बच गया है वो हम लोग देख लेंगे। और इसमें जो भी चीजें मैंने बताई हैं वो सभी क्या है, स्पेशली आपके पीटी के ओरिएंटेड क्या है, यानी पीटी के संबंध में वो बहुत ज्यादा क्या है, महत्वपूर्ण है। समिति के बारे में क्वेश्चन आ चुका है, एक बार चेकआउट करिएगा, ठीक है। समिति के बारे में क्वेश्चन आ चुका है आप लोगों का। चलिए आज इतना रहने देते हैं, बाकी हम लोग मिलते हैं नेक्स्ट क्लास में। धन्यवाद।